हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द कॉमर्स शो। आज हम लोग अपने वन शॉट सीरीज़ में एक और लेक्चर इंक्लूड करने जा रहे हैं। जी हाँ, एक और नया सब्जेक्ट जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इस लेक्चर में हम लोग एचआरएम से रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट और हर एक कंसेप्ट को डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमने चीज़ों को पॉइंट्स में मेंशन कर रखा है और हर पॉइंट को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है एंड हमने अपने पूरे एफर्ट्स लगा दिए हैं कि आपको एचआरएम पढ़ने के लिए किसी और वीडियो पर ना जाना पड़े। अगर आप एचआरएम के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर एचआरएम से रिलेटेड आपका हर एक कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सब अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेकर के बैठे और हाँ, वाटर बॉटल रख लीजिएगा क्योंकि हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाए। ठीक है, आज की इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए हमने इसको 4 यूनिट में डिवाइड कर लिया गया है। यूनिट 1 आपका नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ एचआरएम रहेगा। यूनिट 2 में जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन से रिलेटेड बातें करेंगे हम लोग। यूनिट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड यूनिट 4 में हम लोग देखेंगे कंपनसेशन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड कंसेप्ट। ठीक है, यूनिट 1 नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ एचआरएम। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी को इन्फॉर्म कर दें कि अगर इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप सब लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की मीनिंग। ठीक है, यहाँ पर आपका साफ साफ 3 से 4 शब्दों में लिखा हुआ है मैनेजिंग पीपल एट वर्क। इसमें कुछ नहीं करना है, आपके पास जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल है जिनसे आपको अपना काम करवाना है, आपको क्या करना है, उनको बस मैनेज करना है, उनको गाइड करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करना है सो दैट अल्टीमेटली आप अपना गोल या फिर ऑब्जेक्टिव उनसे अचीव करवा सको। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, यहाँ आप डील करते हो या फिर आपके ये जो कंपोनेंट है वो क्या इंक्लूड करेंगे, आपका रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, परफॉर्मेंस एंड कंपनसेशन। ठीक है, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। एचआरएम इंश्योर करता है यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि राइट पर्सन को हम लोग राइट जॉब पर रखें और राइट टाइम पर रखें। मान लीजिए किसी पर्सन का इंटरेस्ट कंटेंट क्रिएशन में है, तो अगर आप उससे पेंटिंग करवाओगे तो क्या वो अपना बेस्ट दे पाएगा? जी नहीं। इसलिए बोला जाता है राइट पर्सन एट द राइट जॉब एंड एट द राइट टाइम। सही समय पे भी आपको उसको प्रोवाइड करना चाहिए सो दैट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपको ह्यूमन रिसोर्स की नीड थी तब आपके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं अवेलेबल था। ठीक है, इफ़ अ स्कूल हायर्स टीचर्स, ट्रेन्स देम, इवेलुएट्स परफॉर्मेंस। अगर किसी स्कूल को टीचर्स को हायर करना है तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले उन्हें ट्रेन करेगा और फिर उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेगा और इवेलुएशन के बाद मतलब परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे फिर वो एचआरएम कहलाएगा। ठीक है, मतलब उसी को एचआरएम कहते हैं। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचआरएम। ठीक है, क्या क्या नेचर हो जाएगा? पहला तो है पीपल ओरिएंटेड। ठीक है, ये लोगों के लिए ही होता है क्योंकि आप यहाँ पढ़ सकते हो ना HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज। हम लोग ह्यूमन को ही एज रिसोर्स देखते हैं। ठीक है, फ्यूचर ओरिएंटेड यानी कि हमेशा हम लोग यहाँ पर फ्यूचर ओरिएंटेड रहते हैं, मतलब हमेशा फ्यूचर एस्पेक्ट्स के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, फोकस करते हैं हम लोग इसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म प्लानिंग। कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि आपका एक बार स्टार्ट हुआ और दूसरी जगह जाकर के एंड हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और बाकी चीज़ें हैं, मोटिवेशन वगैरह, वो सब आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे प्रॉपर प्रोवाइड करते रहनी पड़ेंगी अपने एम्प्लॉयज़ को सो दैट वो प्रॉपरली आपका ऑब्जेक्टिव अचीव करने में आपकी हेल्प कर सके। ठीक है, इसलिए कंटिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट ओरिएंटेड का मतलब यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के स्किल को इम्प्रूव करने के बारे में बात की जाती है। इंटीग्रेट्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल विद द एम्प्लॉय गोल्स। अभी मान लीजिए जैसे किसी एम्प्लॉय का अगर गोल है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न करना या फिर सैलरी और इंसेंटिव और बोनस वगैरह उठाना, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, और ऑर्गेनाइजेशन का कोई गोल है कि हाँ हमें ये, उनका ये गोल है कि हमें इतना टारगेट अचीव करना है। ठीक है, तो अभी इंटीग्रेट करने के लिए एचआरएम क्या कर सकता है? एचआरएम ये कर सकता है कि अगर आप इतना टारगेट अचीव करोगे तो आपको इतना इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऐसे क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड एम्प्लॉय गोल्स। डील्स विद बोथ मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल फंक्शन। अभी ये हम लोग डिस्कस करेंगे, मैनेजेरियल भी डिस्कस करेंगे एंड ऑपरेशनल भी डिस्कस करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम। एचआरएम की क्या इंपॉर्टेंस है? इंप्रूव्स एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। अगर ठीक से ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हमेशा ट्राई करते हैं कि अपना बेस्ट दे। ठीक है, हेल्प्स इन हायरिंग एंड रिटेनिंग द राइट पीपल। इसमें क्या होता है? ये हेल्प करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प करता है हायर करने में। मतलब अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड है तो ये हेल्प करता है हायर करने में और सही लोगों को रिटेन करने में। मतलब
ऑर्गेनाइजेशन से उनको जाने न दे, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में स्विच ना करने दे, ठीक है। रिड्यूसेस एम्प्लॉय टर्नओवर, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयज़ दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में स्विच कर दे रहे हैं। क्यों? तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा कोई सिचुएशन आने ही नहीं देना है जिसमें ऐसा कोई सीन आपको देखना पड़े, ठीक है। इम्प्रूव्स मोरल एंड मोटिवेशन, अगर आप प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को, ठीक है, तो आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, मतलब आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो मोटिवेटेड रहेंगे, उनका मोरल भी बूस्ट रहेगा, जिससे क्या होगा कि वो अपना बेस्ट दे पाएंगे अपने काम पर, ठीक है। इंश्योर्स कंप्लायंस विद लेबर लॉज, बहुत सारे ऐसे लेबर लॉज हैं, रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज़ हैं जिनको फॉलो करना चाहिए जब भी हम लोग एचआर यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, ठीक है। इसमें आपके एम्प्लॉय, वर्कर सभी लोग इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। स्ट्रेंथन्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस, ठीक है, अगर चीज़ों को प्रॉपरली आप मैनेज कर रहे हैं तो ये एक अच्छा रिलेशनशिप भी बिल्ड करेगा जितने भी लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, चाहे वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में हो, एम्प्लॉय एम्प्लॉय के बीच में हो, या फिर किसी के भी बीच में हो, ठीक है। एम्प्लॉयर के साथ कस्टमर विद एम्प्लॉय ऑल्सो। प्रेजेंट डे चैलेंजेस इन एचआरएम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट डायनेमिक है, तो एनवायरनमेंट में कई सारी चेंजेस होने की वजह से हमें कई सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। तो पहला चैलेंज ये हो जाएगा कि टेक्नोलॉजी में जो भी चेंज आता रहता है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को ट्रेन करना पड़ता है। जैसे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल आपको बहुत सुनने को मिल रहा होगा, एंड ऑटोमेशन से भी रिलेटेड चीज़ें आप लोग को देखने को मिल रही होंगी। मैनेजिंग रिमोट वर्क या फिर हाइब्रिड वर्क, ठीक है, मैनेज करना रिमोट वर्क या फिर हाइब्रिड वर्क। कोविड के बाद से आप लोगों को सुनने में आया होगा कि एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम। तो वही है हाइब्रिड। तो इन सब चीज़ों को भी मैनेज करने में थोड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये सब चीज़ें नया कंसेप्ट है ना, इसलिए। टैलेंट शॉर्टेज, अब क्योंकि इतने सारे लोग ग्रेजुएट होते जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते जा रहे हैं, तो मतलब लोगों के पास डिग्रीज तो है लेकिन वो उतने टैलेंटेड नहीं है किसी भी पर्टिकुलर स्किल के लिए, ठीक है। स्किल गैप, देखिए वही जो अभी हम लोग लास्ट पॉइंट में बात कर रहे थे, यहाँ पर स्किल का गैप हो जा रहा है। आपको जिस लेवल के स्किल्ड कैंडिडेट्स चाहिए उस लेवल के कैंडिडेट्स आपको मिल नहीं रहे हैं, इसलिए आपको स्किल गैप देखने को मिल रहा है। एम्प्लॉय स्ट्रेस एंड बर्नआउट, कई बार ऐसा होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने में एम्प्लॉयज़ को स्ट्रेस हो जाता है, जिससे कि वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इंक्रीजिंग कंपटीशन इंक्रीज होने की वजह से भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेजेस है, डिफरेंट रिलीजन्स है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो उन सभी को एक साथ मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंपनीज नाउ ट्रेन एम्प्लॉयज़ फॉर डिजिटल टूल्स, कंपनीज अब क्या कर रही हैं, अब अपने एम्प्लॉयज़ को डिजिटल टूल्स के लिए क्या कर रही है, ट्रेन कर रही हैं, ठीक है। ये भी आपका एक न्यू एचआर चैलेंज है, ह्यूमन रिसोर्स चैलेंज, ठीक है। नोट्स बनाते रहिएगा। फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस आपको ध्यान रखना है, अगर फंक्शंस ऑफ एचआरएम पूछता है। अभी देखिए, अगर आपका एक बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो अभी तक जो भी चीज़ें हमने आपको बताई है, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, उसके साथ आप फंक्शंस भी ऐड कर देंगे। आप सबसे पहले लिखेंगे फंक्शंस और उसके बाद ऐसे दो एरो निकालेंगे, ठीक है, इसको बाइफरकेट कर देंगे। फर्स्ट लिखेंगे आप मैनेजरियल फंक्शन, उसमें आप लिखेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये सब आप लोग मैनेजमेंट के फंक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। और ऑपरेटिव फंक्शंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ऑपरेटिव फंक्शन में क्या क्या आ जाता है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन, एम्प्लॉय वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है। ये सभी चीज़ें हम लोग को देखनी है। याद रखिएगा, आपको अगर फंक्शंस पूछा जाता है या फिर एचआरएम के बारे में पूछा जाएगा तो आप फंक्शंस वहाँ पर मेंशन कर देंगे। सबसे पहले आप लोग ऊपर लिखेंगे फंक्शंस ऑफ एचआरएम, फिर उसके बाद ऐसे आप बाइफरकेशन करेंगे, इधर साइड आप मैनेजरियल लिख लीजिएगा और इधर ऑपरेटिव लिख लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा सबको। आपके मार्क्स आपसे फिर कोई नहीं छीन सकता। एचआरएम वर्सेस पर्सनल मैनेजमेंट, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वर्सेस पर्सनल मैनेजमेंट। देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। एचआरएम किस पर फोकस करता है, एचआरएम फोकस करता है पीपल और स्ट्रैटेजी पर, मतलब लोगों के लिए आप जो भी स्ट्रैटेजी बनाते हो इन सब चीज़ों पे कौन फोकस करता है, एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और पर्सनल मैनेजमेंट किस पर फोकस करता है, ये रूटीन एम्प्लॉय टास्क पर फोकस करता है, मतलब डेली के जो भी टास्क है, ठीक है। एचआरएम का अप्रोच क्या है, ये मॉडर्न अप्रोच है, एंड पर्सनल मैनेजमेंट का जो अप्रोच है वो आपका ट्रेडिशनल नेचर का है, ठीक है। और यहाँ पर एचआरएम का जो नेचर है वो प्रोएक्टिव है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रोएक्टिव है। और पर्सनल मैनेजमेंट का जो नेचर है वो आपका रिएक्टिव है। एचआरएम में एम्प्लॉयज़ को एज असेट देखा जाता है कि एम्प्लॉय हमारे असेट हैं, और पर्सनल मैनेजमेंट में एम्प्लॉयज़ को एज कॉस्ट देखा जाता है, ठीक है। एचआरएम का स्कोप ज़्यादा ब्रॉडर है इन कंपैरिजन टू
पर्सनल मैनेजमेंट, ठीक है, ब्रॉड है और नैरो है, ध्यान रखिएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर एचआरएम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है तो भी आप ये मेंशन कर सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मतलब आप ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो भी प्लानिंग करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ को आप मतलब अरेंज करते हैं कि पहले ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, सब चीज़ें आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। एंश्योरिंग द राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ विथ राइट स्किल्स एंड राइट टाइम, ठीक है। आपको पहले यही देखना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोगों की नीड है, ठीक है, उतने लोग रहें, पहला। फिर उसके बाद राइट स्किल्स, जो स्किल्स आपको चाहिए वही स्किल्स के लोग आपके पास रहें, प्लस जब चाहिए तभी आपको मिल जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपको चाहिए आज या फिर इस मंथ के लिए चाहिए और आपको मिल रहे हैं नेक्स्ट ईयर, समझ रहे हैं ना, ये बात है, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ, अ कंपनी प्रेडिक्ट्स नीडिंग 20 अकाउंटेंट नेक्स्ट ईयर। तो ये कैसे पता चला 20 अकाउंटेंट नेक्स्ट ईयर चाहिए ना, तो फिर ये कैसे पता चला, ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की वजह से पता चला। और नेक्स्ट ईयर जब 20 अकाउंटेंट्स आएंगे, मतलब उनको हायर किया जाएगा, तो उनकी रिक्रूटमेंट, उनकी ट्रेनिंग, उनकी डेवलपमेंट, ये सब का सीन हम लोग कैसे प्रॉपर मैनेज करेंगे, ये सब हम लोग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की हेल्प से सभी चीज़ें मैनेज करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसमें, सबसे पहले तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा टू फोरकास्ट फ्यूचर मैन पावर नीड्स, कि हमें फ्यूचर में कितने लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है, कितने मैन पावर की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। अवॉइड शॉर्टेज और सरप्लस, मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत एबंडेंट नेचर में हो जाए, मतलब ज़्यादा लोग हो जाएं। ज़्यादा लोग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमें ज़्यादा सैलरी पे करनी पड़ेगी, हमें ज़्यादा वेजेस पे करने पड़ेंगे, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का लॉस है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज की शॉर्टेज पड़ जाए, कि हमारा काम ही ना पूरा हो, ठीक है। रिड्यूसेस हायरिंग कॉस्ट, ठीक है, अगर आप पहले से सभी चीज़ें प्लान कर लेते हैं तो आपकी जो हायरिंग कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। इंश्योर प्रॉपर स्किल अवेलेबिलिटी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आपका इंश्योर करता है कि आपके पास प्रॉपर स्किल्ड कैंडिडेट्स ही रहें, जो जो स्किल आपके ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए उसी स्किल के कैंडिडेट्स आपके पास आएँ, ये एचआरपी इंश्योर करता है, ठीक है। सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, अगर आप अच्छे से सभी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, किसको कब लाना है, कैसे लाना है, कितने की रिक्वायरमेंट है, कितने की शॉर्टेज है, कितने हमारे पास एबंडेंट है, तो इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी ग्रोथ होगा, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बहुत ईजी सा है, समझ लीजिए। असेस करंट मैन पावर, सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास करंट में कितने मैन पावर है, ठीक है, कितने लोग हैं अभी आपके पास। फिर आपको देखना है कि फ्यूचर में आपको कितने मैन पावर की ज़रूरत होगी, ठीक है, फोरकास्ट फ्यूचर मैन पावर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको गैप देखना है, मतलब अभी कितने हैं, मान लीजिए अभी आपके पास 10 एम्प्लॉयज़ हैं और फ्यूचर में आपको चाहिए होंगे 15, ठीक है, तो गैप कितने का हो गया, 5, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, ये आपका शॉर्टेज हो गया। तो ये शॉर्टेज हो गया, तो अब आपको प्लान करना पड़ेगा कि कैसे आप नए लोगों को रिक्रूट करोगे, फिर उसके बाद उनको सेलेक्ट करके उनकी ट्रेनिंग कराओगे, फिर उनको अगर ज़रूरत पड़ी तो प्रमोट भी करोगे, ठीक है। तो ये सब आप प्लान करोगे। फिर जब आप प्लान कर लोगे तो अब आपको प्लान को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। प्लान को इम्प्लीमेंट कर लिए, फिर अब आप क्या करोगे, अब देखोगे जो भी ये प्लान आपने इम्प्लीमेंट किया है क्या वो सही से काम कर रहा है, और अगर सही से काम कर रहा होगा तो आप उसको रिव्यू करोगे और उसमें कुछ चेंजेस लाने होंगे तो चेंजेस भी लाओगे। ये हो गया आपका प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को इफेक्ट करते हैं, बहुत इजी सा है, बहुत बस हम लोग को चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी, मान लीजिए अगर ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रैटेजी है वो लॉन्ग टर्म नेचर की है तो वहाँ पर वो इफेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को रिटेन करना पड़ेगा ना ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को, फिर उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो साल में कई बार मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ करके किसी और ऑर्गेनाइजेशन में स्विच कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको देखना पड़ेगा कि आपके एम्प्लॉयज़ किसी और ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट ना हो, स्विच ना करें, ठीक है। आपको सभी चीज़ें, सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजी की वजह से भी ऐसा होता है, मान लीजिए आपने कोई नई मशीन लेके आई और उस मशीन ने आपके 4 एम्प्लॉयज़ का काम रिप्लेस कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी आपका इफेक्ट करता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशंस कि आपका जो लेबर लॉज है उसमें कई सारी चीज़ें लिखी हैं, मिनिमम वेजेस मतलब आपको कितना पे करना है, प्लस कुछ रिजर्वेशन पॉलिसीज़ भी हैं, तो ये सब का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये सब भी इफेक्ट करेंगे आपके ह्यूमन रिसोर्स के प्लानिंग के लिए। इकोनॉमिक कंडीशंस,
कई बार ऐसा होता है कि आपका इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस होते हैं। कैसे? कभी ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन एकदम बूम पे है, ठीक है, उन बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल प्रोडक्शन चाहिए, तो नेक्स्ट लेवल प्रोडक्शन चाहिए तो ज़्यादा लोग चाहिए होंगे, तो ज़्यादा हायर करना पड़ेगा। और अगर रिसेशन है तो कम लोग चाहिए, क्योंकि हमारे पास पे करने के लिए पैसे नहीं है। तो ये भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अफेक्ट कर सकता है। फिर उसके बाद आपका इंटरनल पॉलिसीज़, और इसमें आपका आ जाएगा प्रमोशन या फिर रिटायरमेंट। ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, क्या बेनिफिट्स है आपके ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के? ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है आपका, ये अवॉइड करता है एम्प्लॉय शॉर्टेज को। ऐसा नहीं होगा, देखिए अगर आप प्रॉपर्ली ह्यूमन रिसोर्स का प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके पास एम्प्लॉय की शॉर्टेज हो जाए। ठीक है, आपको एकदम निश्चिंत रहना है। अगर प्लानिंग अच्छी हो रही है तो आपके ह्यूमन रिसोर्स की शॉर्टेज कभी नहीं होगी। ठीक है, रिड्यूसेस लेबर कॉस्ट, आपका जो लेबर कॉस्ट है, ठीक है, क्योंकि आप सभी चीज़ें पहले से प्लान कर रहे हैं ना, आपको पता है कि फ्यूचर में आपको कहाँ कहाँ से रिक्वायरमेंट आने वाली है और कहाँ कहाँ से आप हायर करोगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी, फिर से वही बात, अगर आप सब कुछ अच्छे से प्लान कर रहे हैं तो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आप ऐसे स्किल्ड पर्सनल्स को ही आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में बुला रहे हो। ठीक है। इंश्योर्स टाइमली हायरिंग, पहले से चीज़ें प्लान करके रखोगे तो फिर टाइमली आप हायर कर सकोगे और आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो सकेंगे। प्रोवाइड्स बेटर ट्रेनिंग प्लानिंग, अब क्योंकि आपने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा है तो क्या होगा, आप बेटर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो, बेटर डेवलपमेंट करवा सकते हो। इंडक्शन ओरिएंटेशन भी आपका पहले से सेट होगा कि ऐसे 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 करना है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी आपका वन ऑफ द बेनिफिट्स हो जाएगा HRP का, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। लिमिटेशंस क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का? देखिए, हम सभी को पता है फ्यूचर आपका अनसर्टेन है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, इकोनॉमी में भी चेंजेस आ सकते हैं। वही अभी हमने जो बताया था, बूम का हो सकता है सीन या रिसेशन का हो सकता है सीन। तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें आपका गलती नहीं है, आप कुछ भी प्लान कर लो, अगर बूम हो गया या रिसेशन हो गया तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्लान में चेंज करना पड़ेगा। टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, प्लानिंग करने में टाइम लगता है, ध्यान रखिएगा, और ये एक्सपेंसिव भी होता है। आप जब भी डेटा कलेक्ट करोगे, प्लानिंग करने के लिए आपको डेटा तो चाहिए होगा, तो जब भी आप प्लानिंग करोगे मतलब तो फिर आपको डेटा कलेक्शन में मतलब वो एक्सपेंसिव होगा आपके लिए। ठीक है। नॉट एक्यूरेट ऑलवेज, आप जो प्लान करो उसके अकॉर्डिंग ही फ्यूचर में चीज़ें हों ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि नॉट एक्यूरेट ऑलवेज। ठीक है। रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़, आप जैसा प्लान कर रहे हो ज़रूरी नहीं कि आपके एम्प्लॉयज़ भी उस पर अग्री करें, उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट पॉइंट हो जाएगा, क्या? रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़। लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। एक एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, ए हॉस्पिटल एक्सपेक्ट्स 3 डॉक्टर्स टू रिटायर, एक हॉस्पिटल एक्सपेक्ट कर रहा था कि 3 डॉक्टर रिटायर होंगे एंड 2 न्यू वार्ड्स ओपन होंगे। इसका मतलब हॉस्पिटल ने फोरकास्ट कर लिया कि 10 न्यू डॉक्टर्स और 15 नर्सेज की रिक्वायरमेंट होने वाली है। अब क्या होगा, अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की हेल्प से वो सब रिक्रूटमेंट का जो भी प्रोसीजर है वो सब पहले ही एडवांस में ही सब सेट कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। ठीक है, ऐसा। स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पहले तो हम आपको बता दें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को जब भी आप लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रैटेजी से रिलेट करते हो तो फिर वो आपका स्ट्रैटेजिक, क्योंकि आप इसमें स्ट्रैटेजी लगाते हो जिससे कि आपका ह्यूमन रिसोर्स जो भी है वो आपके कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे, आप उनको अपने पास रिटेन करने की पूरी कोशिश करते हो। ठीक है, और आप चाहते हो कि आपके पास जो एम्प्लॉयज़ हों, आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज हो वो बाकी के आपके कॉम्पिटिटर से सबसे अच्छे हों। ठीक है। इट अलाइंस ऑल HR पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस विद द ओवरऑल लॉन्ग टर्म गोल्स। इसका मतलब स्ट्रैटेजिक HR में आपको क्या करना है, जितनी भी आप पॉलिसीज बना रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड, ठीक है, और जो भी प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं वो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, और प्लस आपके बिजनेस की जो भी स्ट्रेटजी है उसी से रिलेटेड होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब वो डाइवर्सिफाई ना करे, जैसा है, जैसा आपने ट्रैक बिछा रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपकी ट्रेन चलनी चाहिए। इट इंश्योर्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन कैपिटल इज अ की सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। स्ट्रैटेजिक HRM इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है, वो एज अ की सोर्स काम करे, क्या चीज़ के लिए? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब कि आपके कॉम्पिटिटर्स के पास वो चीज़ नहीं है जो आपके पास है। ठीक है, ऐसा। इफ़ अ कंपनी वॉन्ट्स टू एक्सपेंड ग्लोबली, ठीक है, अगर कंपनी चाहती है कि वो ग्लोबली एक्सपेंड करे तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो मैनेजर्स को ट्राई करना पड़ेगा कि वो ऐसे लोगों को हायर करे जिनके पास इंटरनेशनल बिजनेस की स्किल्स हो। ठीक है।
क्वालिटीज़ ऑफ एचआर मैनेजर, किसी भी एचआर मैनेजर यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, तो या फिर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं ये भी देख लीजिए। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि अगर एचआर कुछ बोल रहा है तो सामने वाले लोग फॉलो करें, ठीक है, तो ये पावर उसके अंदर होनी चाहिए। एम्पैथी होनी चाहिए कि वो सामने वाले एम्प्लॉय की प्रॉब्लम्स को समझे, अच्छे से नेगोशिएट कर पाएँ। अब कोई न्यू एम्प्लॉय आया है, वो बोल दे कि मेरे को इतने रुपए चाहिए एज सैलरी, तो नेगोशिएट कर पाए आपका जो एचआर मैनेजर है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कई सारे डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो एम्प्लॉय के बीच में हो या एम्प्लॉय के बीच में हो, तो वो सब चीज़ों को भी मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्वर। एथिकल बिहेवियर हमेशा एथिकल नेचर का होना चाहिए, कोई भी ऐसा इलीगल काम नहीं करना चाहिए, और अगर कोई लीगल काम कर रहा है तो वो भी एथिकल वे में ही करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब क्वालिटीज़ हैं किसी भी एचआर मैनेजर की। यहाँ पर हमने एचआरएम को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझाया है, ठीक है, बहुत इजी सा है, समझ में आएगा आपको। कॉम्प्लेक्स लीगल फर्म, देखिए इंडियन कंटेक्स्ट में जो एचआरएम है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब कई सारे लॉज यहाँ पर हैं, कई सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं जो कि बहुत स्ट्रिक्ट नेचर के हैं, ठीक है, तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को प्रॉपरली मतलब इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। हाई वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा अलग अलग लैंग्वेजेस के लोगों को, अलग अलग रिलीजन्स के लोगों को, और भी बहुत सारे सोशल डिफरेंसेस होते हैं जिनको आपको मैनेज करना पड़ेगा। टैलेंट स्कार्सिटी वर्सेस अबंडेंस, देखिए कई बार ऐसा होता है कि कहीं पर कोई टैलेंट आपका स्कार्स नेचर का होता है और कहीं पर आपका एबंडेंट में होता है, ठीक है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर आपका स्कार्स पड़ जाता है, और जहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है तो वहाँ एबंडेंट में अवेलेबल होता है, ठीक है, तो इस गैप के बारे में बात की जा रही है। फिर इसके बाद आपका आ जाता है स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं उनके साथ आपको नेगोशिएशन और अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने पड़ेंगे, सो दैट आपकी प्रोडक्टिविटी ना रुके, आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्ली रन करता रहे। कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ बनती हैं, बनाई जाती हैं, वो रेस्पेक्ट करे हर एक पर्सन के इमोशनल फीलिंग्स या फिर फैमिली वैल्यूज़ को, जिससे कि उनका वर्क लाइफ बैलेंस भी बना रहे, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप उनके ऊपर इतना काम का बर्डन डाल दो कि उनका जो पर्सनल लाइफ है वो बचे ही ना, सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ ही बचा रह जाए, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। इसी के साथ हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप सभी लोगों ने नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ एचआरएम को अच्छे से समझ लिया है एंड अपने नोट्स भी बना लिए हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट 2, जहां पर हम लोग देखेंगे जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस में याद रखिएगा, जिस भी जॉब के बारे में बात की जा रही है उसका पूरा एकदम डिटेल्ड स्टडी मेंशन रहेगा, ठीक है। जैसे कि क्या क्या जॉब एनालिसिस में आपको क्या क्या देखना होगा कि कौन सा काम करना है, व्हाट वर्क इज डन, व्हाट वर्क इज टू बी डन, ठीक है, हाउ इट इज़ डन, कैसे करना है, पहले तो कौन सा काम करना है, फिर उसके बाद कैसे करना है, फिर कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, और किन किन चीज़ों के लिए हम लोग, मतलब जो भी एम्प्लॉय होता है जो कि जॉब करता है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। ये 4 चीज़ अपने दिमाग में डाल लीजिए, क्या क्या, व्हाट वर्क इज़ डन, हाउ इट इज़ डन, स्किल्स नीडेड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक यहाँ पर हमने एग्जांपल मेंशन किया है कैशियर का, ठीक है, एनालाइजिंग द जॉब ऑफ अ कैशियर, तो क्या क्या टास्क करने होंगे उसको, क्या क्या स्किल्स रिक्वायरमेंट होगी, और प्लस कितने घंटे उसको काम करना होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें। कंपोनेंट्स ऑफ जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस के मेनली 2 कंपोनेंट हैं, जो कि है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, एंड आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जॉब एनालिसिस इक्वल्स टू जॉब डिस्क्रिप्शन प्लस जॉब स्पेसिफिकेशन। एक एक करके हम लोग ये दोनों भी डिस्कस करेंगे। प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस, ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं, टोटल 6 स्टेप्स हैं, ठीक है। पहला है आपका कलेक्ट जॉब इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जॉब से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको आपको कलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद ऑब्जर्व वर्क एक्टिविटीज़, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। फिर उसके बाद इंटरव्यू करना होगा एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। फिर आपको जॉब का डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर जॉब की स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर करनी पड़ेगी, और उसके बाद अप्रूव करके उसको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में भी समझेंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे की कंपोनेंट्स समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये सब चीज़ें आप लोग के लिए आसान होती चली जाएंगी। जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन्स व्हाट द जॉब इज, जॉब आखिर है क्या, ठीक है, उससे रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड हर एक चीज़ मेंशन होगी आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। जैसे कि आपका जॉब टाइटल,
ठीक है, जॉब का टाइटल क्या है, मतलब उसका प्रोफाइल का नेम क्या है। फिर ड्यूटीज़, जॉब से रिलेटेड जो भी ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वर्किंग कंडीशंस, ठीक है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, किसको किसको रिपोर्ट करना है, इससे रिलेटेड। ठीक है, अभी एक एग्जांपल हमने यहाँ लिया है कैशियर का। ठीक है, कैशियर का देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या सीन है। हैंडल करना पड़ेगा कैश को, डेली प्रिपेयर करना पड़ेगा आपका कैश रिपोर्ट, असिस्ट करना पड़ेगा यानी कि हेल्प करना पड़ेगा कस्टमर्स को, और हमेशा डेली मेंटेन करना पड़ेगा रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया किसका, कैशियर का। ठीक है, ऐसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब स्पेसिफिकेशन में हम लोग देख लेते हैं कि कौन ये जॉब कर सकता है, मतलब कौन सा ऐसा पर्सन है जो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या क्या इसमें हम लोग को देखने मिल जाएगा, सबसे पहले एजुकेशन। ठीक है, कौन कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, ये मान लीजिए अगर एजुकेशन का देख लेते हैं, अगर 12th प्लस, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, स्किल्स वही आपकी कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। एक्सपीरियंस, कई बार कई जगह पर हम लोग को एक्सपीरियंस भी मांग लेता है। एज की भी कुछ लिमिट्स आपको देखने को मिल जाती है, या फिर फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज़ की भी कुछ डिमांड रहती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वही आपका कैशियर, जैसे आपका 12th पास होना चाहिए, उसके पास कुछ बेसिक कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन उसका अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, और वो ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी होना चाहिए ताकि उस पर कैश के टर्म्स में ट्रस्ट किया जा सके। जॉब डिज़ाइन, जॉब डिज़ाइन का यहाँ पर मतलब है ऑर्गेनाइजिंग द टास्क्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू मेक अ जॉब मीनिंगफुल, एफिशिएंट एंड सेटिस्फाइंग। ठीक है, मतलब किसी भी जॉब को, मतलब उसकी टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऑर्गेनाइज करके आप क्या करते हो, जॉब को थोड़ा मीनिंगफुल बनाते हो, एफिशिएंट बनाते हो और सेटिस्फाई बनाते हो। ठीक है, सेटिस्फाइंग बनाते हो। तो इसी से क्या होता है, इसी को कहते हैं हम लोग जॉब डिज़ाइन। टेक्निक्स ऑफ जॉब डिज़ाइन, कौन कौन से टेक्निक्स हैं यहाँ पर, मेनली आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। ठीक है, जॉब रोटेशन है, जॉब एनलार्जमेंट है, जॉब एनरिचमेंट है। ठीक है, पहले तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे। जॉब रोटेशन में क्या होता है, एक जॉब से दूसरे जॉब पर स्विच करना। ठीक है, जैसे क्लर्क, कैशियर, अकाउंटेंट। ठीक है, ऐसा। जॉब एनलार्जमेंट में क्या होता है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टास्क, सिर्फ नंबर ऑफ टास्क बढ़ता है। ठीक है, कैशियर को हैंडल करने के लिए बोल दिया जाता है कि बिलिंग को भी हैंडल करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ओहदा बढ़ा दिया जाता है, लेकिन सिर्फ नंबर ऑफ टास्क बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, जॉब एनरिचमेंट, एडिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसा। अब हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। ठीक है, जैसे पहला हो गया आपका जॉब रोटेशन। याद रखिएगा, जॉब रोटेशन में हमेशा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। ठीक है, किसी भी एम्प्लॉय का, और कैसे टाइप के जॉब्स रहते हैं, वो आपके सिमिलर नेचर के लिए रहते हैं। ठीक है, ये मेनली क्यों किया जाता है, सो दैट वो ज़्यादा बोर ना हो जाए, मोनोटोनी ना हो जाए उनको। ठीक है, in order to reduce the monotony and provides multi skilling for long term flexibility, मतलब किसी भी पर्सन को मल्टी स्किल बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, लैटरल ट्रांसफर होता है, मतलब वही हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। फिर उसके बाद आपका आता है जॉब एनलार्जमेंट, यानी कि आपका हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होता है बाय एडिंग मोर टास्क ऑफ द सेम डिफिकल्टी लेवल। ठीक है, मतलब जॉब नंबर ऑफ टास्क सिर्फ बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत अथॉरिटी बढ़ जा रही है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जा रही है, ऐसा नहीं, नंबर ऑफ टास्क ही बढ़ेंगे। ठीक है, इंक्रीजेस टास्क वैरायटी ऑफ टास्क आपके पास आ तो जाएंगे, लेकिन सबका डिफिकल्टी लेवल सेम रहेगा। ठीक है, मेनली इसको क्यों किया जाता है, सो दैट जो पर्सन है वो ज़्यादा बोर ना हो। ठीक है, ऐसा। और इसका की फीचर क्या हो जाएगा, आपका टास्क के नंबर आपके बढ़ जाएंगे, लेकिन लेवल आपका सेम रहेगा। ठीक है, लेवल आपका सेम रहेगा। जॉब एनरिचमेंट में क्या हो जाएगा, वर्टिकल एक्सपेंशन। इसमें एक्सपेंशन जो हो रहा है वो आपका वर्टिकल नेचर का है, ऊपर में हॉरिजॉन्टल हो रहा था, यहाँ पर वर्टिकल हो रहा है। इसमें आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बढ़ जा रहा है, आपका जो कंट्रोल है वो भी बढ़ जा रहा है, ऑटोनॉमी भी बढ़ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो गोल होता है वो क्या होता है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन बाय प्रोवाइडिंग द चैलेंज एंड ग्रोथ। किसी छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं अगर आप एम्प्लॉय को किसी बड़े लेवल का अगर कोई काम प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसको लगता है कि हाँ हमारे बारे में सोचा जा रहा है या फिर हमें उस लायक समझा जा रहा है, तो इससे वो क्या होता है, इससे वो मोटिवेट हो जाता है। ठीक है, इसका जो की फीचर है वो है आपका मोर कंट्रोल ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है और वर्टिकली इंक्रीज किया जाता है, वही हमने जो बताया ना, वर्टिकल एक्सपेंशन। जॉब सिंप्लीफिकेशन, मतलब इसमें क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर जॉब को आप क्या करते हो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो और अलग अलग लोगों को पकड़ा देते हो। ठीक है, ब्रेकिंग अ जॉब इनटू वेरी स्मॉल स्पेशलाइज्ड एंड रिपीटेटिव टास्क्स। ठीक है, गोल क्या हो जाएगा, टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी फॉर रूटीन वर्क एंड रिड्यूसिंग ट्रेनिंग टाइम। तो जॉब सिंप्लीफिकेशन इसलिए किया जाता है सो दैट एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जा सके और ट्रेनिंग का जो टाइम है वो रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, इसका एक्सट्रीम फीचर ये है कि ये किसी को भी एक्सट्रीम लेवल का स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कर देता है। मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट का क्या मीनिंग है, ध्यान से
बहुत इजी सा है, फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर द जॉब। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको पूलिंग करना है। फिर आगे का सारा काम कौन करता है? सिलेक्शन। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है? सिर्फ यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज़्यादा से ज़्यादा पूल करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है इस रिक्रूटमेंट का क्या गोल होता है? राइट पर्सन, राइट जॉब एट द राइट टाइम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रिक्रूटमेंट मीन्स फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग दी कैंडिडेट्स फॉर द जॉब। क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं आपके रिक्रूटमेंट को? तो दो टाइप के ऐसे फैक्टर्स हैं। ठीक है, एक इंटरनल है एंड एक एक्सटर्नल है। इंटरनल देख लेते हैं। इंटरनल में आपका सबसे पहले आ जाएगा स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी, मतलब डिटरमाइन करता है कि आपको कैसा टैलेंट चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपको इंटरनल हायरिंग करनी है या एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है कि आपके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उसमें से ही आप हायर करोगे या फिर बाहर से हायर करोगे। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड बजट, बजट भी आपको देखना पड़ता है कि आपका कितना बजट अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप रिक्रूटमेंट के प्रोसीजर को आगे प्रोसेस करोगे। ठीक है, इमेज और साइज, अभी मान लीजिए कोई स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयर ब्रांड है, जैसे मान लीजिए अगर गूगल ने ही कुछ जॉब्स निकाल दी, ठीक है, तो वहाँ पर जो हायरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जॉब लेने के लिए बहुत सारे लोग ऑलरेडी मतलब वेट कर रहे हैं, और प्लस बहुत इजी हो जाएगा उन लोग के लिए कैंडिडेट्स को पूल करना। ठीक है, ऐसा तो ये सब चीज़ें इफेक्ट करती है इंटरनली। अब एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? लेबर मार्केट, मतलब कितने एम्प्लॉयज़ आपके ऐसे अवेलेबल है जिनकी आपको रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए आपको स्किल्ड एम्प्लॉय चाहिए, लेकिन अभी आपके सामने जितने भी एप्लीकेशंस आ रहे हैं वो सब आपके अनस्किल्ड नेचर के हैं, तो आपको उसमें से चूज़ करना पड़ेगा, ऐसा। ठीक है, इस टाइप का। इकोनॉमिक और लीगल, अब देखिए ऐसा भी होता है कि हमारे सामने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हमारे एक कॉम्पिटिटर है, वो कितनी सैलरी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, फिर कई बार ऐसे कुछ गवर्नमेंट के लॉज भी होते हैं, उनको भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है, और प्लस अनएम्प्लॉयमेंट रेट को भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है, और उसके हिसाब से ही हम लोग को रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने दो फैक्टर्स देख लिए जो इफेक्ट करते हैं आपके रिक्रूटमेंट को। कौन कौन से? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में आपका स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड बजट, इमेज और साइज, और एक्सटर्नल में आपका लेबर मार्केट और इकोनॉमिक और लीगल। ठीक है, सोर्सेज क्या क्या हैं? ठीक है, इंटरनल सोर्सेज है कुछ, और आपके कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। इंटरनल सोर्सेज मतलब वही जब आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को ही हायर कर लेते हो। ठीक है, तो वो कैसे होता है आपका? या तो बाय वे ऑफ प्रमोशन होता है, ट्रांसफ़र के थ्रू होता है, ठीक है, एम्प्लॉय के रेफरल से भी होता है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं वही रेफ़र कर देते हैं कुछ और एम्प्लॉयज़ को। इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स, इंटरनली ही जॉब पोस्टिंग हो जा रही है। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इसके? इसके जो कॉस्ट होते हैं वो बहुत कम होते हैं, मतलब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने, और क्विक होता है, बहुत जल्दी होता है, और ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी करता है। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेज क्या हो जाएंगे रिक्रूटमेंट के? यहाँ पर जैसे आपका एडवर्टीजमेंट हो गया, जॉब के कई सारे पोर्टल्स अवेलेबल रहते हैं ऑनलाइन। ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट भी होता है हर कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में। एम्प्लॉयमेंट कुछ एजेंसीज होती हैं जो क्या करती है, कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। जॉब फेयर भी लगता है अलग अलग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, या फिर अलग अलग इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स में। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको एडवांटेजेस क्या देखने मिल जाएगा? आपको एक फ्रेश टैलेंट मिलेगा, और उसके थ्रू आपके न्यू आइडियाज़ भी मिलेंगे आपको। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इंटरनल सोर्सेज के अपने एडवांटेजेस हैं एंड एक्सटर्नल सोर्सेज के अपने। तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है कि कौन क्या चूज़ करता है। प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग बोले तो डिपार्टमेंट सेंड करता है जॉब रिक्वेस्ट किसको? एचआर को, कि हमें इतने इतने लोगों की ज़रूरत है। फिर उसके बाद एचआर प्रिपेयर करता है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अब क्या होगा? अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सोर्सेज कि कहाँ कहाँ से, ठीक है, कहाँ कहाँ से ये जो रिक्वेस्ट भेजी गई है ना डिपार्टमेंट के साइड से, तो इन जॉब रिक्वेस्ट को कहाँ कहाँ से फुलफिल करना है। या तो प्रमोशन और ट्रांसफ़र करें यानी कि इंटरनली, या फिर बाहर से मंगाएं लोगों को, मतलब बाहर से हायर करें यानी कि एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेज हम लोग लेके चलते हैं। तो जैसे आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका एडवर्टाइजिंग या फिर कम्युनिकेशन। तो यह क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा और पब्लिश करना पड़ेगा एक जॉब एडवर्टाइजमेंट। क्या करने के लिए? लोगों को पूल करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन को प्रोसेस करना पड़ेगा, जितने भी एप्लीकेशंस आ रहे हैं उन सभी को कलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम यानी कि ATS की हेल्प से आपको जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको मतलब फिल्टर करना पड़ेगा, ऐसा। ठीक है, फिफ्थ स्टेप आपका हो जाएगा स्क्रीनिंग। ठीक है, स्क्रीनिंग करना पड़ेगा, शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा। ATS करने के बाद भी कई सारे ऐसे आपके सामने एप्लीकेशन रहेंगे, रिज्यूमे रहेंगे जो कि अभी तक फिल्टर नहीं हुए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उनको शॉर्टलिस्ट करोगे आप, फिर उसके बाद प्रिपेयर करोगे फाइनल शॉर्टलिस्ट, और फिर उसके बाद उनको इंटरव्यू या फिर टेस्ट के लिए बुलाओगे। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आप रिव्यू करोगे पूरे के पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को और देखोगे कि कॉस्ट पर हायर कितना पड़ रहा है और टाइम है अब नेक्स्ट स्टेप, यानी कि अब आपका रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन का, ठीक है, फिलिंग करने का, क्योंकि फिलिंग करने के लिए आपका पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस लगता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये 6 स्टेप्स थे जिनके थ्रू आप रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कैरी आउट कर सकते हो। अब हम लोग को देखना है सिलेक्शन, ठीक है। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, आपको कई सारे पूल ऑफ कैंडिडेट्स, ये पूल ऑफ एप्लीकेंट्स जो भी हैं, ये कहाँ से आए, ये आपको रिक्रूटमेंट ला के दिया है। अब इसमें से आप सबसे बेस्ट कैंडिडेट को जब आप चूज़ करेंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन, ठीक है। रिक्रूटमेंट क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है और सिलेक्शन क्या करता है, ये चूज़ करता है लोगों को, ठीक है। स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। 7 स्टेप्स हैं, बहुत इजीली समझ में आएगा। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, ठीक है, ये आपका सबसे इनिशियल फिल्टर है। तो इसमें एलिमिनेट कर दिया जाता है उन कैंडिडेट्स को जिनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन तक नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सेकंड स्टेप है एप्लीकेशन रिव्यू। इसमें क्या किया जाता है, इसमें आपका फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, मतलब जो भी एप्लीकेशन प्रोवाइड किया गया है कैंडिडेट्स के द्वारा उसको रिव्यू किया जाता है। वहाँ पर देखा जाता है कि कैंडिडेट्स का जो डेटा है वो प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड हो और डेटा फॉर्मलाइज्ड रहे, ठीक है। सिलेक्शन टेस्ट, इसमें क्या होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होता है, मतलब इसमें मेजर किया जाता है कौन कौन से स्किल्स आपके उस एम्प्लॉय में है, या फिर एप्टीट्यूड चेक किया जाता है, या फिर पर्सनैलिटी उसकी फिट है किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए या नहीं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, ये आपका एकदम इन डेप्थ इवैल्यूएशन होता है। इसमें चेक किया जाता है कि आपका जो एम्प्लॉय है, जो भी एम्प्लॉय आपके पास आया है अपना एप्लीकेशन लेकर के, वो मोटिवेटेड है या नहीं, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, या फिर वो आपके कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए प्रॉपर्ली फिट है या नहीं, फिट या रेडी है या नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 5th स्टेप हो जाएगा बैकग्राउंड चेक या फिर रेफरेंस चेक, ठीक है। वेरीफाई किया जाता है कि जो एम्प्लॉय आपके यहाँ काम करने वाला है वो कितना ऑनेस्ट, या फिर उसके बैकग्राउंड का क्या सीन है, ठीक है। वर्क हिस्ट्री, मेडिकल एग्जामिनेशन, फिटनेस चेक कि कहीं पहले उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो मेडिकली फिट है कि नहीं इस जॉब को करने के लिए, ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में फाइनल डिसीजन लिया जाता है अपॉइंटमेंट का, और इसमें क्या किया जाता है, जॉब ऑफर प्रोवाइड कर दिया जाता है कैंडिडेट को, ठीक है। अभी हम आपको बता दें ये 7 स्टेप्स हमने प्रोवाइड किया यहाँ पर, ये मेरे अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग भी दिख सकता है, हो सकता है कहीं पर 8 स्टेप्स हो सकता है कहीं पर 6 ही हो, ठीक है। तो आपको उसके हिसाब से मैनेज करना है, बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब मेन चीज़ें हैं जो कि आपको मेंशन करना है। टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट के कितने टाइप्स होते हैं। पहला आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट को हम लोग क्यों करवाते हैं, सो दैट हम लोग एम्प्लॉय के पोटेंशियल को समझ सके कि वो कितनी जल्दी कोई भी चीज़ सीखता है, ठीक है। अचीवमेंट और स्किल टेस्ट, इसमें चेक किया जाता है कि एम्प्लॉय करंटली अभी कितना नॉलेजेबल है और उसे कितनी और ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट या फिर आप IQ टेस्ट भी बोल सकते हो, इसमें हम लोग देखते हैं कि एम्प्लॉय की जनरल मेंटल एबिलिटी कैसी है, ठीक है, मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसा है, ओवरऑल उसकी कोग्निटिव एबिलिटी चेक की जाती है। पर्सनालिटी टेस्ट, इसमें हम लोग चेक करते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा है, मतलब वो कितना इमोशनली स्टेबल है या फिर कितना मोटिवेटेड है, वो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को अडॉप्ट कर पाएगा या फिर ऑर्गेनाइजेशन की टीम के साथ प्रॉपरली मैनेज कर पाएगा या नहीं, ठीक है। मेनली ये लॉन्ग टर्म बिहेवियर के लिए चेक किया जाता है। इंटरेस्ट टेस्ट, इसमें देखा जाता है कि एम्प्लॉय किस टाइप के एक्टिविटीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, मैकेनिकल और सोशल। मेनली ये किया जाता है सो दैट प्रेडिक्ट किया जा सके लॉन्ग टर्म मोटिवेशन के टर्म्स और जॉब के सेटिस्फैक्शन के लिए। तो ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़, इंटरव्यूज़ के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। पहला है आपका स्ट्रक्चर्ड, जहाँ पर आपके पास सिर्फ एक फिक्स्ड स्क्रिप्ट होगी, कई सारे क्वेश्चंस लिखे होंगे, बस आपको डायरेक्ट बस 1 2 3 4 ऐसे करके लाइन से बस वही क्वेश्चंस पूछने होंगे। इससे क्या होता है, फेयरनेस एंड कंपेरेबिलिटी आपकी इंश्योर रहती है, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, फ्री फ्लोइंग कन्वर्सेशन, मतलब जैसे जैसे बात आगे बढ़ती चली जाती है बातों से ही क्वेश्चंस निकलते जाते हैं, ठीक है, ये इन डेप्थ होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेमी स्ट्रक्चर्ड, ये आपका स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड मिक्स होता है, मतलब कुछ क्वेश्चंस आपके पास होंगे लेकिन आपके पास ये भी फ्रीडम होगी कि आप क्वेश्चन से हट करके भी कुछ पूछ सकते हो। सिचुएशनल, आप सामने वाले को कुछ सिचुएशन प्रोवाइड कर दोगे और आप उनसे पूछोगे कि फ्यूचर में अगर ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे। आप देखोगे कि फ्यूचर में अगर ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम आ गई तो ये सामने वाला पर्सन कैसा बिहेव करेगा,
बिहेवियरल इंटरव्यू, इसमें क्या होता है, कैंडिडेट के पास्ट एक्शन से रिलेटेड चीज़ें हम लोग पता करते हैं और फिर उसी के बेसिस पे उसको जज करते हैं कि वो फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा। ऐसा पैनल कमिटी, इसमें क्या होता है कि कई सारे इंटरव्यूअर्स बैठे रहते हैं और सब मिल करके एक किसी कैंडिडेट को इंटरव्यू करते हैं, ठीक है, ऐसा। फिर इसके बाद आपका स्ट्रेस इंटरव्यू। स्ट्रेस इंटरव्यू में मेनली ये देखा जाता है कि कैंडिडेट आपका कितना एबल है, जो भी टेंशन ऑर्गेनाइजेशन में आएगी उसको प्रॉपरली हैंडल कर पाएगा या नहीं, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंटरव्यू हैं, टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज। मीनिंग ऑफ प्लेसमेंट, प्लेसमेंट का क्या मीनिंग है, प्लेसिंग द सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑन द राइट जॉब। आपने क्या किया, सिलेक्शन से कैंडिडेट्स को सेलेक्ट तो कर दिया, अब आपको क्या करना पड़ेगा, उन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को आपको राइट जॉब पर भी प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। प्लेसमेंट इज द फाइनल स्टेप आफ्टर कैंडिडेट हैज बीन सेलेक्टेड एंड ऑफर्ड द जॉब, ठीक है, ये फाइनल स्टेप है आपका। इट रेफर्स टू द असाइनमेंट ऑफ न्यूली सेलेक्टेड एम्प्लॉय टू स्पेसिफिक जॉब एंड डिपार्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें असाइन किया जाता है एक नए एम्प्लॉय को किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के। एक इफेक्टिव प्लेसमेंट का जो मेन गोल होता है उसमें क्या होता है कि जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, जैसे आपकी क्वालिफिकेशंस, स्किल या फिर टेम्परामेंट किसी भी इंडिविजुअल का, तो वो उसको मैच करे, सो दैट आपका जो जॉब है वो सेटिस्फाइड वे में कंप्लीट हो सके और प्रोडक्टिविटी भी हाई रहे, ठीक है। इंडक्शन और ओरिएंटेशन, इंडक्शन और ओरिएंटेशन का मतलब होता है जब नए एम्प्लॉयज़ को कंपनी के इन्वायरमेंट के साथ आप रूबरू कराते हो, उसी को बोलते हैं, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या होता है, टू रिड्यूस एंग्जाइटी एंड इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी। क्या करते हैं हम लोग इसमें हम लोग न्यू एम्प्लॉयज़ को इंट्रोड्यूस कराते हैं पूरी कंपनी के साथ, ठीक है, वहाँ की पॉलिसीज़ के बारे में सब कुछ बताते हैं, को वर्कर्स जो वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में बताते हैं, और कौन कौन से जॉब रोल्स परफॉर्म करने होंगे उनके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इंडक्शन और ओरिएंटेशन। प्रमोशंस, डिमोशंस एंड ट्रांसफर्स। प्रमोशन का मतलब बहुत ईजी सा है, हायर पोस्ट पे जब आप प्रमोट किए जाते हो वहाँ पर आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो जाती है। अब सैलरी इंक्रीज़ हो रही है तो मतलब आपसे काम भी ज़्यादा लिया जाएगा, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेगी। डिमोशन यानी कि लोअर पोस्ट ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस। अब आपने ऑर्गेनाइजेशन में रह करके अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो वहाँ पर आपको एक नीचे वाली प्रोफाइल पर भेज दिया जाएगा, सो दैट आप अच्छे से चीज़ों को वापस से सीखो, ठीक है। ये क्यों किया जाता है, मेनली जब आप परफॉर्मेंस अच्छी प्रोवाइड नहीं करते हो, ठीक है। ट्रांसफ़र क्या हो जाता है, ये आपका लेटरल बेसिस पे होता है, इसमें आपका न प्रमोशन होता है न डिमोशन होता है, सेम लेवल पे आप शिफ्ट किए जाते हो। शिफ्ट फ्रॉम वन डिपार्टमेंट और लोकेशन टू अनदर, ठीक है, बस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाते हो। आपके लेवल, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी किसी में भी कुछ चेंज नहीं होता, ठीक है, सेम लेवल पे आप रहते हो। सेपरेशंस में मेनली हम लोग को क्या देखना है, कितने टाइप्स के सेपरेशंस होते हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा रेजिग्नेशन। इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है वो अपने से वॉलंटरली जॉब को क्विट करता है, यूजुअली बाय गिविंग फॉर्मल नोटिस टू द एम्प्लॉयर। कई ऑर्गेनाइजेशन में नोटिस पीरियड अलग अलग होता है, ठीक है, कहीं पर 3 महीना होता है तो कहीं पर 6 महीने। नेक्स्ट है आपका रिटायरमेंट। ये आपका वॉलंटरी भी हो सकता है और मैंडेटरी भी हो सकता है। अगर आप किसी सर्विस में हैं, ठीक है, और आपका वहाँ पर जैसे मान लीजिए 60 ईयर्स की एज तक आप वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके बाद आप रिटायर कर दिए जाएंगे, तो 60 जैसे आप कंप्लीट करेंगे तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, वहाँ से रिटायर होना पड़ेगा, तो ये आपका मैंडेटरी हो जाएगा। और अगर आप 60 ईयर्स की एज से पहले अगर रिटायरमेंट कर रहे हो, मतलब खुद को रिटायर कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका ले ऑफ। यहाँ पर क्या होता है कि कंपनी आपको निकालती है, बाहर करती है, ठीक है। टेम्पररी और परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटेड बाय द एम्प्लॉयर यूजुअली ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में वही रिसेशन हो जाएगा, जब कंपनी उस लायक नहीं रहेगी कि आपको पे कर पाए तो कंपनी आपको रखेगी कैसे। अब फ्री में तो काम आपसे लेगी नहीं, इसलिए कंपनी क्या करती है या फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ले ऑफ कर देती है, ठीक है। डिसमिसल, एन एम्प्लॉय इज फायर्ड बाय द एम्प्लॉयर ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस, ठीक है। आपने मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम नहीं किया या फिर कुछ ऐसा कर दिया जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में था, तो ऐसे टाइम पर आपको जॉब से डिसमिस कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा VRS यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। इसमें क्या होता है, एक एम्प्लॉयर ऑफर करता है किसी एम्प्लॉय को जल्दी रिटायर होने के लिए कि आप अगर रिटायर हो जाओगे तो हम आपको इतना इतना पे करेंगे, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं। एन एम्प्लॉयर ऑफर्स अ फाइनेंशियल इंसेंटिव पैकेज टू एनकरेज एम्प्लॉयज़ टू वॉलंटरी रिटायर अर्ली, ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव पैकेज प्रोवाइड करता है सो दैट वो एम्प्लॉय जल्दी रिटायर हो जाए, तो उसको कहते हैं आपका वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। इसी के साथ हमारा यूनिट 2 कंप्लीट होता है। आई होप कि आप सभी लोगों को जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पर एक ओवरव्यू मिल गया होगा। ये एक 1 शॉट लेक्चर है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहे, लेकिन हमने हर एक कंसेप्ट को टच किया है, ठीक है।
तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट 3, जहां हम लोग देखेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड कंसेप्ट्स। ट्रेनिंग का क्या मतलब है? ये आपका एक प्रोसेस है। याद रखिए, किसी भी वर्ड के अगर लास्ट में ING लगा है तो इसका मतलब वो आपका एक प्रोसेस है। ठीक है, वैसे ही आपका ट्रेनिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो कि हेल्प करता है आपके एम्प्लॉय को इन ऑर्डर टू एक्वायर द नॉलेज, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, ठीक है, नीडेड टू परफॉर्म देयर करंट जॉब्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अभी जो काम एम्प्लॉयज़ को करना है उससे रिलेटेड जब हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो उस जॉब से रिलेटेड सारे के सारे नॉलेज, सारी के सारी स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज उस इंडिविजुअल या फिर एम्प्लॉय के अंदर आ जाती है। ठीक है, ये आपका एक फंडामेंटल फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ठीक है, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, क्या नीड है या फिर क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी ट्रेनिंग का? ट्रेनिंग क्या करता है? हेल्प करता है परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में, रिड्यूस करने में जितने भी एरर्स और वेस्टेजेस हो जाते हैं। देखिए, अगर कोई भी एम्प्लॉय अच्छे से ट्रेंड हो जाएगा तो वो कम से कम गलतियां करेगा। ठीक है, वेस्टेजेस भी कम करेगा। प्रिपेयर्स एम्प्लॉय फॉर द हायर रोल्स। अगर किसी भी पर्सन को हम लोग अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो वो हायर रोल्स के लिए भी रेडी हो जाएगा। इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी। ये ऑर्गेनाइजेशन की भी हेल्प करता है इन ऑर्डर टू अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपके सारे एम्प्लॉयज़ तो पहले से ट्रेंड है तो वो भी ऑप्ट कर लेंगे न्यू टेक्नोलॉजीज़ को। ठीक है, रिड्यूसेस सुपरविजन। अब जब आपके सारे एम्प्लॉयज़ एकदम ट्रेंड रहेंगे तो सुपरविजन भी बहुत ईजी हो जाएगा। मतलब आपको ज़्यादा सुपरवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि सारे एम्प्लॉयज़ को पता है उनको कोई काम कैसे करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है? पहला है आपका टू इंप्रूव द जॉब नॉलेज। मतलब जॉब से रिलेटेड हर एक चीज़ आपको, हर एक एस्पेक्ट उस इंडिविजुअल को या एम्प्लॉय को पता होना चाहिए। टू अपडेट द टेक्निकल स्किल्स। मान लीजिए आप कोई भी चीज़ एक लिमिट तक जानते हो, ठीक है, तो उस लिमिट को एक्सीड करने के लिए आपका ट्रेनिंग कराया जाता है, आपकी टेक्निकल स्किल्स को अपडेट कराने के लिए। ठीक है, टू डेवलप एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस अमंग द ट्रेनी। देखिए, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कम्युनिकेट करने में, मतलब उनका एटीट्यूड इस टाइप का रहता है कि वो सामने वाले से उतने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते या फिर पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते। तो ये ट्रेनिंग उसमें भी हेल्प करता है। टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। जी हाँ, ये भी आपका वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। जो भी काम एक एम्प्लॉय करता है उसमें क्वालिटी दिखनी चाहिए और उसका हर एक काम प्रोडक्टिव नेचर का होना चाहिए। टू रिड्यूस एक्सीडेंट्स एंड टर्नओवर। मान लीजिए कोई फिजिकल काम करना है किसी भी एम्प्लॉय को, तो अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की जाएगी तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने के भी चांसेस रहेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोसेस। ठीक है, ट्रेनिंग का क्या प्रोसेस है? पहला स्टेप है आपका एनालिसिस में आप क्या करोगे कि ट्रेनिंग की क्या नीड है। ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा स्किल है या फिर नॉलेज है जिसका गैप आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा डिज़ाइन। अब उस गैप के अकॉर्डिंग आप ट्रेनिंग प्रोग्राम को प्लान करोगे, मतलब ऑब्जेक्टिव्स को सेट करोगे और कंटेंट को भी सेट करोगे। ठीक है, फिर डेवलपमेंट, आप प्रिपेयर करोगे मटेरियल्स को जिसकी हेल्प से आप ट्रेनिंग कराओगे, मतलब मैनुअल्स क्रिएट करोगे और रिसोर्सेज को क्रिएट करोगे। ठीक है, फिर इंप्लीमेंट करोगे। अब जो भी आपने प्लानिंग की है, ठीक है, जो भी प्रिपेयर किया मटेरियल, अब उसको आप ट्रेनिंग को कंडक्ट कराओगे। ठीक है, कंडक्ट ट्रेनिंग और फिर डिलीवरिंग द लेसन्स, यानी कि अगर लेक्चर फॉर्म में कर रहे हो तो लेक्चर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, सेशंस को डिलीवर करना पड़ेगा, और फिजिकल फॉर्म में कर रहे हो तो आपको वर्कशॉप करानी पड़ेगी। इवैल्यूएशन, अब इवैल्यूएशन का क्या सीन है? अब आपको क्या करना पड़ेगा? रिजल्ट्स को असेस करना पड़ेगा। मतलब जो भी आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद क्या रिजल्ट रहा, मतलब आपके ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से कुछ फ़ायदा हुआ भी या नहीं। तो ये क्या था आपका ट्रेनिंग प्रोसेस के कुछ स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप हो गया आपका एनालिसिस, सेकंड हो गया डिज़ाइन, थर्ड हो गया डेवलपमेंट, फोर्थ हो गया इंप्लीमेंटेशन एंड फिफ्थ हो गया इवैल्यूएशन। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, एक एक करके हम लोग देखेंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है आपके मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स इसमें मतलब आपको देखने को मिलेंगे। ऑन द जॉब का मतलब होता है ऐसी ट्रेनिंग जो आपको वर्क प्लेस पर रह करके करनी होती है। ठीक है, सबसे पहला हो जाएगा जॉब रोटेशन। इसमें एक एम्प्लॉय को कई सारे जॉब के लिए ट्रेन किया जाता है। ठीक है, मूविंग एम्प्लॉयज बिटवीन डिफरेंट जॉब्स टू वाइडन देयर स्किल्स। मतलब एक एम्प्लॉय को एक लेवल पर ही आपके मल्टीपल जॉब्स के लिए रेडी किया जाता है। इसमें क्या लिखा है देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। मूविंग एम्प्लॉयज बिटवीन डिफरेंट जॉब्स टू वाइडन देयर स्किल्स। एम्प्लॉयज को मल्टी स्किल बनाने के लिए जॉब रोटेशन किया जाता है। कोचिंग में एक सुपरवाइजर रहता है जो कि गाइड करता है एम्प्लॉयज को इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस और फॉर देयर
करियर गाइडेंस, ठीक है। मेंटरिंग में क्या होता है, एक सीनियर एम्प्लॉय जो रहता है वो क्या करता है, सपोर्ट करता है और एडवाइस करता है किसी भी जूनियर एम्प्लॉय को, सो दैट जूनियर एम्प्लॉय का लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो सके, ठीक है। अप्रेंटिसशिप, इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक चीज मिक्स रहता है, क्या चीज, क्लासरूम ट्रेनिंग एंड ऑन द जॉब प्रैक्टिस, ठीक है। ऑन द जॉब प्रैक्टिस भी आपकी रहेगी और क्लासरूम ट्रेनिंग भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। मतलब आप फिजिकल काम भी करोगे और आप चीज़ों को समझोगे भी, क्लासरूम ट्रेनिंग भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। इंटर्नशिप, ये आपका शॉर्ट टाइम एक्सपीरियंस रहता है जो स्टूडेंट्स या फिर बिगिनर्स को प्रोवाइड किया जाता है रियल वर्क प्लेस पर, ठीक है। जैसे आपका एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, न्यू टीचर सिट्स इन क्लास टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग द सीनियर टीचर। मान लीजिए कोई सीनियर टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, वो सीनियर टीचर कैसे अपने लेक्चर्स डिलीवर कर रहा है ये समझने के लिए कोई जूनियर टीचर वहां पर जाकर के या फिर कोई न्यू टीचर जाकर के बैठ के पीछे अटेंड कर सकता है और मेथड समझ सकता है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें सबसे पहले आ जाएगा, देखो पहले यहाँ लिखा हुआ ट्रेनिंग अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, मतलब वर्क प्लेस से दूर, ठीक है। तो पहला आपका पॉइंट हो जाएगा क्लासरूम लेक्चर्स। क्लासरूम लेक्चर्स में क्या होता है, ट्रेनर एक्सप्लेन करते हैं कंसेप्ट्स जो कि आपके क्लासरूम के सेटिंग्स में आपको प्रोवाइड किया जाता है, मतलब काइंड ऑफ एक लेक्चर ही होता है, ठीक है। आपको लेक्चर्स अटेंड करने होते हैं और नोट्स अपने बनाने होते हैं। वर्कशॉप, इसमें क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटीज आपको कराई जाती है, मतलब हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, सो दैट आप प्रैक्टिकल स्किल्स को एक्टिविटीज के थ्रू सीख सको, ठीक है। सेमिनार्स, सेमिनार में क्या होता है कि कई सारे एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं और किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अपना नॉलेज शेयर करते रहते हैं और जो भी नॉलेज वो शेयर करते हैं उनकी ऑडियंस उन सभी चीज़ों को सीखती है और समझती है। केस स्टडीज, इसमें क्या होता है कि कोई भी हाइपोथेटिकल बिजनेस सिचुएशन होती है, उस बिजनेस सिचुएशन में कैसा क्या करना है उससे लर्न करने की कोशिश की जाती है केस स्टडीज में, ठीक है। सिमुलेशन में क्या होता है कि रियल लाइफ वर्क एनवायरनमेंट समझ लो प्रोवाइड कर दिया गया है और फिर बोला जाता है कि आपको इसमें ट्रेनिंग कराई जाएगी, ठीक है। अभी मान लीजिए जो पायलट होते हैं, अब उन पायलट की जो ट्रेनिंग होती है, ऐसा तो है नहीं कि उनको प्रॉपर प्रोवाइड कर दी जाएगी एयरप्लेन की, हाँ आप चाहिए एयरप्लेन चलाइए और सीखिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो उनके लिए सिमुलेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। या फिर आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे स्पेस में जो भी लोग जाते हैं एज एन एस्ट्रोनॉट, उन लोगों को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए सिमुलेशन ट्रेनिंग की हेल्प ली जाती है। रोल प्ले, इसमें पार्टिसिपेंट्स या फिर एम्प्लॉयज़ को बोला जाता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कैसे एक्ट करोगे या फिर कौन सी किस टाइप की डिसीजन मेकिंग करोगे, ठीक है, ऐसा। अभी जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, बैंक एम्प्लॉयज़ ट्रेंड एट ट्रेनिंग सेंटर्स, ठीक है। बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए अलग से अगर ट्रेनिंग सेंटर्स बना हुआ है अपार्ट फ्रॉम देयर वर्क प्लेस, तो फिर वो आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आ जाएगा। मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, तो यानी कि मैनेजमेंट का डेवलपमेंट कैसे होगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, डेवलपमेंट का मतलब है इंप्रूविंग द मैनेजेरियल स्किल्स फॉर फ्यूचर रोल्स, मतलब किसी इंप्लॉय के अगर मैनेजेरियल स्किल्स को आप इंप्रूव कर रहे हो सो दैट वो फ्यूचर में कुछ रोल प्ले कर सके किसी और प्रोफाइल पर या फिर किसी हाई प्रोफाइल पर, तो उसको हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ कुछ मेथड्स है, जैसे पहला हो जाएगा वही आपका जॉब रोटेशन, जिसमें हम लोग एम्प्लॉयज़ को एक जॉब से दूसरे जॉब पर शिफ्ट करते रहते हैं सो दैट वो मल्टी स्किल हो जाए। दूसरा हो जाएगा आपका कोचिंग एंड मेंटरिंग, वही आपका जहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड करता है आपका एक सीनियर, ठीक है, सो दैट एम्प्लॉय की स्किल को इंप्रूव किया जा सके। मैनेजमेंट गेम्स, इसमें कई सारे गेम्स खिलाए जाते हैं जिसकी हेल्प से एम्प्लॉय मैनेजमेंट स्किल्स को समझता है। कॉन्फ्रेंसेस, जहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठ करके किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करते हैं, अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के इमोशंस को, एक दूसरे की फीलिंग्स को अच्छे से समझ सकें और उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करें, तो उसके लिए आपका सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होता है। एंड आपका लीडरशिप वर्कशॉप, इसमें क्या किया जाता है, ये आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स पर काम करने के लिए ये सब आपके वर्कशॉप कराए जाते हैं, ठीक है। मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या मतलब है, आप अगर परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, और आपने अच्छा परफॉर्म किया या फिर खराब परफॉर्म किया, जैसा भी आपने परफॉर्म किया है उसके अकॉर्डिंग जब आपको रिवॉर्ड प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। एक बार पढ़ लेते हैं, समझ में आ रहा है। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग, ठीक है, इवैल्यूएटिंग एन एम्प्लॉयज वर्क परफॉर्मेंस टू डिसाइड देयर स्ट्रेंथ, वीकनेस, रिवॉर्ड एंड फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स। कोई भी एम्प्लॉय जब भी कोई वर्क को परफॉर्म करता है तो उसके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करके उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, रिवॉर्ड्स और फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स पर काम किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है परफॉर्मेंस अप्रेजल इक्वल्स टू सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस ड्यूरिंग अ पीरियड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पर्पस क्या होता है, इन ऑर्डर टू रिवॉर्ड गुड परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव वीक परफॉर्मेंस। जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड प्रोवाइड करके मोटिवेट करना, एंड जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना।
ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं किसी परफॉर्मेंस अप्रेजल के? टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना कि कोई इंप्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहा है। टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, किसी भी इंप्लॉय की स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है। प्लान प्रमोशंस एंड इंक्रीमेंट्स, अब जो जैसा काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको प्रमोशन या फिर इंक्रीमेंट प्रोवाइड करना। आइडेंटिफाई दी ट्रेनिंग नीड्स, जो जैसा परफॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसके लिए ट्रेनिंग ज़्यादा रहेगी, और कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए भी ट्रेनिंग रहेगी, लेकिन डिफरेंट लेवल की ट्रेनिंग रहेगी, ठीक है। इंप्रूव कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूवमेंट। करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इसका मतलब इंप्लॉयज़ के करियर की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में बात की जाएगी। मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, अब यहाँ पर हम लोग को कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स देखने हैं और कुछ मॉडर्न मेथड्स देखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल मेथड्स देखेंगे। सबसे पहले आपका रैंकिंग मेथड, इसमें आपको क्या करना है, बेस्ट टू वर्स्ट, आपको क्या करना है, आपको इंप्लॉयज़ को बेस्ट टू वर्स्ट में आपको रैंक करना है, ठीक है। फिर आपका एक हो जाएगा पेयर्ड कंपैरिजन, इसमें क्या करना है, आपको एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय के साथ कंपेयर करना है सो दैट आप फाइंड आउट कर सके कि कौन ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चेकलिस्ट मेथड, इसमें क्या होता है, जो इवेल्युएटर होता है वो येस और नो स्टेटमेंट्स पर टिक मार्क करते चला जाता है, ठीक है, किसके बेसिस पे, इंप्लॉय के बिहेवियर के बेसिस पे। फिर आपका एक है ग्राफिक रेटिंग स्केल, इसमें क्या होता है 1 to 5 पुअर से एक्सीलेंट तक का आपके पास एक रेटिंग स्केल रहता है, और आप अलग अलग चीज़ों के बेसिस पे, जैसे मान लीजिए अगर किसी पर्सन की जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छी है तो उसको हम लोग रेट करेंगे 5 यानी कि एक्सीलेंट, और किसी पर्सन की जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत खराब है तो उसको हम लोग रेट करेंगे 1, ठीक है, ऐसा। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, इसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस को जज किया जाता है किसी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इंसिडेंट के बेसिस पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने लास्ट मंथ बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक है, तो उसके बेसिस पे उसको इस मंथ पर अप्रेज किया जाएगा, ऐसा मतलब, या फिर ट्रीट किया जाएगा। या फिर किसी ने मैनेजर के साथ अगर लास्ट मंथ में रूडली बिहेव किया था तो इस मंथ हो सकता है उसको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़े, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका एसे मेथड, इसमें क्या होता है, इवेल्युएटर क्या करता है, किसी भी इंप्लॉय के परफॉर्मेंस को डिटेल में मेंशन करता है, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं एसे मेथड। तो ये सब क्या थे, ये सब आपके ट्रेडिशनल मेथड्स थे। नेक्स्ट है आपका मॉडर्न मेथड्स, ठीक है। मॉडर्न मेथड्स में सबसे पहला तो पॉइंट है आपका 360 डिग्री मेथड, ठीक है। 360 डिग्री मेथड मतलब आपके आसपास, मतलब एम्प्लॉय के आसपास जितने भी लोग होंगे सभी से बातें की जाती हैं और उस एम्प्लॉय से रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट को नोट डाउन किया जाता है, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड बाय एवरीवन अराउंड देम, सुपीरियर्स, पीयर्स, सबऑर्डिनेट्स एंड इवन कस्टमर्स। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसमें देखा जाता है कि एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव्स के लिए, मतलब अपने मैनेजर के साथ मिल करके ऑब्जेक्टिव्स या फिर गोल्स को अचीव करने के लिए कितना अपना एफर्ट लगाया है, ठीक है। परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बाय हाउ वेल दे अचीव द गोल्स सेट जॉइंटली विद देयर मैनेजर, ठीक है, ऐसा। थर्ड पॉइंट है आपका बार्स, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स, इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको रेटिंग स्केल देखने को मिलेगी जहां पर एम्प्लॉय को रेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर गुड और पुअर परफॉर्मेंस, ठीक है। असेसमेंट सेंटर्स, इसमें क्या किया जाता है, एम्प्लॉयज को इवेल्युएट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल टेस्ट, सिमुलेशन एंड एक्सरसाइजेस। क्यों किया जाता है, सो दैट उनकी स्किल्स और पोटेंशियल के बारे में पता चल सके, ठीक है। बैलेंस्ड स्कोर कार्ड्स, अब इसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस को जज किया जाता है अक्रॉस 4 एरियाज। वो 4 एरियाज कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल प्रोसेस एंड लर्निंग एंड ग्रोथ। इसके बेसिस पे एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को कैटेगराइज किया जाता है 4 पार्ट्स में, ठीक है। तो ये आपका बैलेंस्ड स्कोर कार्ड हो गया। तो ये थे हमारे मॉडर्न मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। एरर्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट आपका हालो इफेक्ट। हालो इफेक्ट में क्या होता है, अगर एक गुड क्वालिटी किसी पर्सन की दिख जाती है तो आपका वो जो एम्प्लॉयर होता है, मतलब जो मैनेजर होता है, वो क्या करता है, सब में टिक कर देता है, मतलब उसको हाई रेटिंग दे देता है हर जगह। अगर एक क्वालिटी दिख जाती है अच्छी तो हर जगह हाई रेटिंग्स दे देता है। और हॉर्न इफेक्ट में क्या होता है, अगर एक बैड क्वालिटी दिख जाए तो फिर हर जगह लो रेटिंग प्रोवाइड कर देता है, ऐसा, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी, रेटिंग एवरीवन एवरेज, मतलब सभी को एवरेज बेसिस पर रेट कर देना, ये आपका सेंट्रल टेंडेंसी हो गया। लीनियंसी या फिर स्ट्रिक्टनेस बायस, इसमें क्या होता है कि जो इवेल्युएटर होता है वो या तो सबको ज्यादा रेटिंग्स प्रोवाइड कर देता है या फिर सबको बहुत ज्यादा लो रेटिंग्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। पर्सनल बायस, इसमें क्या होता है, फेवरेटिज्म, मतलब अगर किसी एम्प्लॉयर को, किसी मैनेजर को कोई एक एम्प्लॉय पसंद है, ठीक है, तो वो उसके बेसिस पे वहां पर उसके साथ पार्शियलिटी करेगा, उसको ज्यादा मार्क्स देगा या फिर ज्यादा रेटिंग करेगा, ठीक है। प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट,
PIP, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या प्लानिंग आप कर सकते हो, ठीक है। आइडेंटिफाई वीकर एरिया, सबसे पहले जो भी वीक एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करो। फिर सेट इंप्रूवमेंट गोल्स, कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहां पर एम्प्लॉयज को इंप्रूव करने की जरूरत है, वैसे गोल सेट करना। फिर उसके बाद प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड कोचिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर कोचिंग प्रोवाइड करना। रिव्यू परफॉर्मेंस रेगुलरली, मतलब जो भी परफॉर्मेंस है उसको रेगुलरली रिव्यू करना। और लास्ट में एनकरेज फीडबैक एंड सपोर्ट, फीडबैक और सपोर्ट के लिए एनकरेज करना, ठीक है। इसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, आपका जो परफॉर्मेंस है उसमें इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये आपका एक प्लानिंग था। इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस है, बेटर एम्प्लॉय मोराल, मोराल बूस्ट हो जाता है एम्प्लॉयज का, ठीक है। क्लैरिफाइज एक्सपेक्टेशंस की एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन से क्या एक्सपेक्टेशन है या ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्टेशन है वो क्लियर हो जाता है। इंप्रूव्स कम्युनिकेशन, एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कम्युनिकेशन का इंप्रूवमेंट होता है। हेल्प्स इन प्रमोशन एंड कंपनसेशन, ये हेल्प करता है आपके प्रमोशन और कंपनसेशन प्रोवाइड करने में। कोई पर्सन अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको उसके अकॉर्डिंग प्रमोट करना या फिर कंपनसेशन प्रोवाइड करना। अलाइंस इंडिविजुअल गोल्स विद दी कंपनी गोल्स, मतलब इंडिविजुअल गोल्स और कंपनी गोल्स को ऐसे सेट करना कि दोनों एक साथ अचीव हो सके। इसी के साथ हमारा यूनिट 3 भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों ने अपने नोट्स अच्छे से बना लिए होंगे, किसके, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल के, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लास्ट यूनिट, यानी कि यूनिट नंबर 4। इसमें हम लोग बात करेंगे कंपनसेशन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट्स के बारे में, ठीक है। एक बार हम आपको फिर याद दिला दें, अगर इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो आप लोग द कॉमर्स शो 99 पर एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। मीनिंग ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेशन का मीनिंग क्या है। देखिए, आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो जहां पर आपके लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। अब आपके लिए जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो आपके लिए फ्री में काम कर रहे हैं। उसके अगेंस्ट में आपको उनको कुछ कंपनसेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। कंपनसेशन इन द टर्म्स ऑफ वेजेस, सैलरीज, इंसेंटिव्स, बोनसेस, पर्क्स एंड बेनिफिट्स, ठीक है। ये सब बेनिफिट्स जब आप उनको प्रोवाइड करते हो तो उसी को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनसेशन। यहां पर देख लेते हैं, ऑल फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स गिवन टू एम्प्लॉयज फॉर देयर वर्क। फाइनेंशियल बोले तो फाइनेंशियल का मतलब जैसे सैलरीज हो गई, बोनस हो गया, तो ये सब आपका फाइनेंशियल नेचर में आ जाएगा, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में। और नॉन फाइनेंशियल के टर्म्स में मतलब आप जैसे किसी को अगर रिकग्निशन प्रोवाइड करते रहो, ठीक है, किसी को प्रमोशन प्रोवाइड कर देते हो, किसी हाई प्रोफाइल पे प्रोवाइड कर देते हो, भले उसकी सैलरी ना बढ़े लेकिन अगर उसको हाई प्रोफाइल पर सेट कर दोगे तो वो नेक्स्ट लेवल आपका मोटिवेट हो जाएगा, ऐसा। तो ये हो गया आपका कंपनसेशन। ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं कंपनसेशन प्लानिंग के। देखिए, अगर आप अच्छे से कंपनसेशन प्रोवाइड करते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब अगर आप अच्छा पे प्रोवाइड करोगे तो जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके पास आएंगे। आप अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन भी कर सकते हो जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। और अच्छा पे करोगे तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट भी होंगे कि हाँ, हमें इतना पैकेज मिल रहा है, इतना पेमेंट मिल रहा है, तो हमें काम भी करना चाहिए। और आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप कंपनसेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो आपका इक्विटेबल नेचर का होना चाहिए और फेयर होना चाहिए, एकदम फेयर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जितना काम ले रहे हो उससे बहुत कम आप उनको पेमेंट प्रोवाइड करो। बूस्ट प्रोडक्टिविटी, अगर आप अच्छे से कंपनसेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय के अंदर में ये आ जाएगा कि हाँ, उनको प्रोडक्टिव काम करना है, तो प्रोडक्टिविटी आपके ऑर्गेनाइजेशन की भी बढ़ेगी, ठीक है। कॉम्प्लाई विथ लेबर लॉज, बहुत सारे ऐसे रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ वगैरह बनी हुई है जिनको फॉलो करते हुए आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करना होगा। कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन, ठीक है, कुछ आपके डायरेक्ट नेचर के होते हैं, कुछ आपके इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं। डायरेक्ट नेचर में आपका आ जाएगा जैसे वेजेस, सैलरीज, इंसेंटिव्स, बोनस, कमीशन, ठीक है। फिर उसके बाद आपका इनडायरेक्ट में आ जाएगा जैसे आपका मेडिकल बेनिफिट्स हो गया, हाउसिंग अलाउंस, PF, ग्रेचुइटी, लीव बेनिफिट्स, इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये आपके कुछ इनडायरेक्ट कंपनसेशन हो गए और ये आपके कुछ डायरेक्ट कंपनसेशन हो गए। बहुत ईजी सा है, आई नो आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी। थ्योरीज अंडरलाइंग मोटिवेशन एंड रिम्यूनरेशन, देखिए कुछ थ्योरीज हैं मोटिवेशन की, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे पहला क्या, मैस्लो की एक नीड हायरार्की थ्योरी है, जिसमें क्या होता है, पहला क्या है आपका फिजियोलॉजिकल नीड होती है जिसमें रोटी कपड़ा मकान के बारे में बात की जाती है। दूसरा सेफ्टी, कि इंसान अपने आप को सेफ फील करे। तीसरा सोशल, की सोसाइटी में उसको इज्जत मिले, ऐसा। चौथा आपका एस्टीम, जहाँ पर भी जाए वो प्रेस्टीज के साथ जा सके, उसको इज्जत मिले प्रॉपर। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सबसे हाईएस्ट नीड होती है, यहाँ पर इंसान जो करना चाहता है लाइफ में वो कर लेता है, ठीक है, वैसा। हर्सबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी, इसमें 2 फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे। पहला आपका हाइजीन फैक्टर, दूसरा आपका
मोटिवेटर्स, ठीक है। हाइजीन फैक्टर में क्या होता है, आपकी जैसे सैलरी हो गई या फिर सेफ्टी हो गई, ये प्रिवेंट करता है आपके डिससेटिस्फैक्शन को, लेकिन मोटिवेट नहीं करता। अभी मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहां पर आपको साफ पानी मिल रहा है, तो साफ पानी मिल रहा है तो आप ऐसा नहीं कि आप उससे मोटिवेट हो जाओगे काम करने के लिए, लेकिन अगर आपको साफ पानी नहीं मिलेगा तो आप डिससेटिस्फाई जरूर हो जाओगे, ठीक है। तो ये जो आपके हाइजीन फैक्टर्स होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं डिससेटिस्फैक्शन को, लेकिन मोटिवेट नहीं करते। फिर जो आपका नेक्स्ट फैक्टर है मोटिवेटर्स का, उसमें क्या होता है, अचीवमेंट और ग्रोथ के बारे में बात की जाती है, और ये एक्चुअली आपका मोटिवेशन और परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है, ठीक है। फिर मैग्रेगर के दो थ्योरी आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर एक थ्योरी एक्स है एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉय होता है उसको काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है और इसलिए उसको स्ट्रिक्ट सुपरविजन के अंदर में रखना चाहिए, ठीक है। और थ्योरी वाई के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और इतने सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए भी रेडी होते हैं, तो उनके ऊपर उतना सुपरविजन करने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरी एक्स में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा सुपरविजन करने की ज़रूरत है और थ्योरी वाई में ज़्यादा सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सभी सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। डेवलपिंग पे स्ट्रक्चर मतलब एक सिस्टमैटिक सैलरी फ्रेमवर्क को क्रिएट करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, सो दैट एम्प्लॉयज़ को आप फेयरली और कंसिस्टेंटली पे कर सको, ठीक है। इसके कुछ स्टेप्स से देख लेते हैं। पहला हो जाएगा जॉब इवैल्यूएशन। आप देखोगे, आप जॉब को कंपेयर करोगे, ठीक है, कि कौन सा जॉब किस लेवल का है और कितने वर्थ का है, उसके मतलब किसी भी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमें कितना पेमेंट करना चाहिए, ठीक है। फिर पे ग्रेड क्रिएशन, आप क्या करोगे, जितने भी सिमिलर टाइप के जो जॉब्स हैं, सिमिलर वैल्यू के जो जॉब्स हैं, उनको एक जगह ग्रुप करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप रेंज डिटरमाइन करोगे कि कितना मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी को आप डिसाइड करोगे, तो पे रेंज डिटर्मिनेशन। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फोर्थ स्टेप, कंसिडर एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस। आप पेमेंट डिसाइड करने से पहले आप ये भी देखोगे कि कोई भी एम्प्लॉय कितना एक्सपीरियंस्ड है या फिर उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग ही सामने वाले को पेमेंट करने का आप डिसाइड करोगे। डेवलप पॉलिसी फॉर इंक्रीमेंट्स, और फिर लास्ट में आपको कुछ पॉलिसी भी डेवलप करनी पड़ेगी, जिसके बेसिस पे क्या होगा, हर साल कुछ ना कुछ आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट देंगे, ठीक है। जैसे आपका एक एग्जांपल हो जाएगा, ग्रेड ए का जो रेंज है वो 20 to 30,000 है और ग्रेड बी का रेंज है आपका 30 to 45,000, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, वेज एंड सैलरी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम लोगों को देखना है। पहले तो आपको देखना है कि वेजेस और सैलरी आपके फेयर होने चाहिए, इंटरनल इक्विटी मेंटेन रहे, ऐसा ना हो कि आपके लेवल पे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं आपको उनसे कम मिल रहा हो, ऐसा। एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस मतलब बाहर के जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे कंपटीशन में है वहाँ के एम्प्लॉयज़ को हमसे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, फेयर ही मिलना चाहिए, बराबर का ही मिलना चाहिए। लीगल कॉम्प्लाइंस, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज़ लॉज जो बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग ही पेमेंट करनी चाहिए, उनके अकॉर्डिंग ही वेजेस और सैलरीज देनी चाहिए, नहीं तो कोई भी केस भी कर सकता है। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी चाहिए, कुछ भी आपका ऐसा हाइड नहीं करके रखना चाहिए। एबिलिटी टू पे, ये भी आपको नेगोशिएट करते समय ही आगे बता देना चाहिए कि हम आपको इतना ही पे कर पाएंगे। लिंकिंग पे विद परफॉर्मेंस, इसका मतलब पे जो भी कर रहे हैं आप उसको परफॉर्मेंस से लिंक करना, मतलब परफॉर्मेंस के बेसिस पर लिंक करना, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, ये आपके कुछ प्रिंसिपल्स हैं वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। करंट ट्रेंड्स इन सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, अभी क्या करंट ट्रेंड चल रहा है सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सीटीसी बेस्ड सैलरी, ठीक है। एक एम्प्लॉय पे एक एम्प्लॉयर जितना भी खर्च करता है पूरे एक साल में उसी को बोलते हैं सीटीसी सैलरी, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। एम्प्लॉयर शोज द टोटल ईयरली कॉस्ट स्पेंट ऑन एन एवरेज एम्प्लॉय, यानी कि सैलरी जो भी देता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, बेनिफिट्स और पर्क्स, इन तीनों का जो भी कैलकुलेशन होता है, मतलब सम होता है, वही आपका सीटीसी बेस्ड सैलरी हो जाता है। फिर उसके बाद हो जाता है आपका वेरिएबल पे, ऐसा पेमेंट जो कि आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर होता है, मतलब अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको अच्छा सम मिलेगा अमाउंट, मतलब अच्छी सैलरी मिलेगी, और आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, मतलब वही जो टारगेट बेस्ड जॉब्स होते हैं। पे फॉर स्किल्स, मतलब आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट जब मिले तो उसको बोलते हैं पे फॉर स्किल्स। रिमोट वर्क अलाउंस, ये आपका वही हो गया, जैसे आप वर्क फ्रॉम होम मान लीजिए आपको फैसिलिटी मिल गई, तो घर पे काम करने के लिए जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए हो, जैसे आपको वाईफाई का कनेक्शन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, या फिर वर्क स्पेस को बिल्ड करने के लिए कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो उससे रिलेटेड, ठीक है। फिर इक्विटी स्टॉक ऑप्शन, कई बार ऐसा होता है कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनी के शेयर्स प्रोवाइड कर देती है और उनको पार्शियल ओनर्स भी बना लेती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स।
इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के पास ऑप्शन रहता है, एम्प्लॉयज़ चूज़ कर सकता है इंश्योरेंस या फिर आपके अलाउंस या फिर परक्विजिट्स या फिर पर्क्स, जो भी चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये आपके क्या होगा, ये कुछ करंट ट्रेंड्स है जो आपको सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलती है, ठीक है। मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल रिलेशंस का मतलब है रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज, यूनियंस एंड गवर्नमेंट टू मेंटेन पीस, ठीक है। रिलेशनशिप को बिल्ड करना किसके बीच में? मेनली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको इजीली अचीव किया जा सके, ठीक है। गोल क्या होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन का? टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मेंटेन कोऑपरेशन, सो दैट कोई भी डिस्प्यूट ना हो ऑर्गेनाइजेशन में और सभी लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सके। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे मेंटेन रहेंगे तो फिर आपके जो डिस्प्यूट्स हैं वो कम हो जाएंगे, लोगों के बीच में झगड़ा नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, ग्रीवेंसेस नहीं होंगे। इंप्रूव करता है प्रोडक्टिविटी को, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जब रिलेशनशिप अच्छा होगा तो वहां पर आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती हुई दिखेगी। इंश्योर्स एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, इंश्योर्स एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड रहेंगे, उनको वर्क एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा। प्रमोट्स इंडस्ट्रियल पीस, अब जब इंडस्ट्री में सभी का रिलेशन अच्छा है तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल पीस भी आपको देखने मिलेगी, और जब कुछ सब कुछ अच्छा चलता रहेगा, सभी के बीच में रिलेशन भी अच्छा है और सब लोग एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, तो आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ भी होगी। थ्योरीज कुछ है आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन की, एक बार हम लोग देख लेते हैं, बहुत इजी सा है। यूनिटरी थ्योरी, यूनिटरी थ्योरी में क्या है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मिल करके काम करते हैं, मतलब एक टीम बन के काम करते हैं जिनका आपका एक कॉमन गोल होता है और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती है, उन दोनों के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती है। प्लूरलिस्टिक थ्योरी में क्या होता है? ये आपका यूनिटरी थ्योरी का जस्ट अपोजिट है। इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं और इसमें यहाँ पर आपका यूनियन और कलेक्टिव बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट है मार्क्सिस्ट थ्योरी, ठीक है। मार्क्सिस्ट थ्योरी में क्या होता है? ये जो आपके टॉप लेवल पे एम्प्लॉय होते हैं और जो आपके वर्कर्स होते हैं, इनके बीच में जब कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी। फिर उसके बाद आपका आ जाता है ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी। इसमें क्या होता है? अगर इंडस्ट्री में अच्छा रिलेशनशिप आप मेंटेन करते हो, सभी के साथ मोटिवेटेड रहते हो और सारे एम्प्लॉय अगर सेटिस्फाइड रहते हैं तो इससे कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। सिस्टम थ्योरी, सिस्टम थ्योरी किसने प्रोपाउंड किया है? जॉन डनलप ने। और सिस्टम थ्योरी कहता है कि अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा है तो आपके इंडस्ट्रियल रिलेशंस भी अच्छे होंगे। साइकोलॉजिकल थ्योरी, साइकोलॉजिकल थ्योरी कहता है एम्प्लॉय का जो भी एटीट्यूड है, जो भी बिहेवियर है, जो भी उसकी फीलिंग्स है, वही शेप करती है कि इंडस्ट्री का रिलेशन कैसा रहेगा, मतलब इंडस्ट्री में कैसा रिलेशन मेंटेन रहेगा, ठीक है। ये आपके थे कुछ थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है? एक नेगोशिएशन होता है, किसके बीच में? एम्प्लॉयर और यूनियन के बीच में। किस चीज से रिलेटेड? जैसे मान लीजिए कई बार वेजेस से रिलेटेड होता है, कुछ वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड होता है, बेनिफिट्स से रिलेटेड होता है, और फिर कुछ कंप्लेंट्स होते हैं, जैसे आपके ग्रीवेंसेस वगैरह कुछ होते हैं, ठीक है। इट इज बेसिकली नेगोशिएशन बिटवीन बॉस एंड वर्कर्स एज अ ग्रुप, ठीक है। एक साइड आपका एक बॉस खड़ा रहेगा और दूसरे साइड पूरा आपका ग्रुप ऑफ वर्कर्स खड़ा रहेगा, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में जब नेगोशिएशन होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, चाहे वो इन चारों में से कुछ भी हो सकता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, इसमें क्या होगा? सबसे पहले आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा दोनों साइड्स के क्या डिमांड है, दोनों साइड्स का क्या डेटा है, सारे के सारे डेटा को आपको गैदर करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप है आपका नेगोशिएशन मीटिंग। इसमें क्या होता है? वर्कर्स के जो भी रिप्रेजेंटेटिव है और मैनेजमेंट दोनों लोग एक साथ मिल करके बैठेंगे। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है प्रपोजल एंड काउंटर प्रपोजल। इसमें क्या होता है? दोनों साइड अपनी डिमांड्स या फिर ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करते हैं कि ये नहीं तो हम ये प्रोवाइड कर देंगे, ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका बार्गेनिंग। इसमें यहाँ पर होता है कि डिस्कशंस होते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, कई सारे आर्गुमेंट्स होते हैं और रीजनिंग भी होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो भी आपका थर्ड स्टेप में प्रोवाइड किया गया प्रपोजल, उसको बार्गेन किया जाता है आपके फोर्थ स्टेप में। फिफ्थ स्टेप में क्या होता है? अग्रीमेंट और सेटलमेंट, ठीक है। यहाँ पर जो भी बात होती है आपके बार्गेनिंग में, मतलब फोर्थ स्टेप में, उस पर अग्रीमेंट प्रोवाइड कर दी जाती है आपके फिफ्थ स्टेप में। सिक्स्थ स्टेप आपका क्या हो जाता है? रेटिफिकेशन, यानी कि रेटिफाई कर दिया जाता है यूनियन मेंबर्स के द्वारा, जो भी अग्रीमेंट है उसको अप्रूव कर दिया जाता है। और लास्ट आपका सेवंथ यानी कि इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पर जो भी एग्रीड टर्म्स हैं, जो भी चीज़ें आपकी डिसाइड हुई हैं, उनको वापस से इम्प्लीमेंट कर देना, मतलब एक्शन में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो ये आपका था कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्रोसेस। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, देखिए अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलाना है तो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल के एम्प्लॉयज़ को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। तो उन्हीं के बारे में बात की गई है कि वर्कर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट में या नहीं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आपका कुछ
टर्म्स दिया हुआ है जो हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का मतलब होता है वर्कर्स टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका हो जाएगा सजेशन स्कीम्स। इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ या फिर वर्कर्स होते हैं वो सबमिट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं अपने आइडियाज़ कि कैसे आप वर्क को या फिर क्वालिटी को या फिर एफिशिएंसी को और अच्छे से इंप्रूव कर सके, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को सजेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्क्स कमिटीज़। वर्क्स कमिटीज़ में एक जॉइंट कमेटी बनाई जाती है, किसकी, वर्कर्स और मैनेजमेंट की, जहां पर डिस्कस किया जाता है वर्क प्लेस से जितने भी रिलेटेड इश्यूज होंगे, ठीक है। ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल, इसमें क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं वो अपने डिसीजन मेकिंग शेयर करते हैं, किससे रिलेटेड, आपके प्रोडक्शन, सेफ्टी या फिर वेलफेयर से रिलेटेड, ठीक है। क्वालिटी सर्कल्स, ये एक आपका स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज होता है जो कि रेगुलरली मीट करता है और वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। बोर्ड लेवल पार्टिसिपेशन, इसका क्या मतलब होता है, इसमें क्या होता है, वर्कर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव कंपनी के बोर्ड में बैठता है और जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उसके डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करता है। बेनिफिट्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ठीक है। क्या बेनिफिट्स हो जाएंगे इसके, पहला तो ये बात है कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में, दोनों लेवल्स के बीच में आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव करेगा। जितने भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो अगर साथ में बैठ करके बात करेंगे दोनों लोग, मतलब वर्कर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे मैनेजमेंट में, तो कन्फ्लिक्ट्स कम होंगे। फिर उसके बाद बिल्ड्स टीम वर्क, जब दोनों लोग मिल करके सब काम करेंगे तो फिर टीम वर्क भी बिल्ड हो जाएगी। इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज होगा। इंप्रूव्स डिसीजन क्वालिटी, जब वर्कर्स का ही रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड में बैठा हुआ है तो वहां पर डिसीजन मेकिंग भी अच्छी होगी, ठीक है, मतलब वर्कर्स के हित में भी होगी ऐसा। ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर, इसमें फर्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा जब सुपरवाइजर को कंप्लेंट रिसीव होगा, तो सुपरवाइजर का क्या काम है यहां पर कि वो उसको अच्छे से सुने, ठीक है, लिसन केयरफुली। फैक्ट फाइंडिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, अब यहां पर सुपरवाइजर क्या करेगा, सारी की सारी डिटेल्स को कलेक्ट करेगा कि क्या कैसे क्यों हुआ ऐसा। फिर एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, जो भी एचआर है या फिर सुपरवाइजर है वो स्टडी करेगा सारे इश्यूज को और चेक करेगा कि जो भी बात है वो कंपनी पॉलिसीज के अगेंस्ट में है या फेवर में है, ठीक है। डिस्कशन एंड सोल्यूशन, इसमें क्या होगा, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय साथ में बैठ करके बात करेंगे और देखेंगे कि इसका कोई फेयर या प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकल जाए। इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन, जो भी डिसीजन मेकिंग हुई होगी फिर उसको इंप्लीमेंट करने का काम किया जाएगा, चाहे मान लीजिए किसी एक एम्प्लॉय का ट्रांसफर करना हो, उसको करेक्ट करना हो या फिर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना हो। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका फॉलोअप, इसमें चेक किया जाएगा कि एचआर को जिसने कंप्लेंट की थी क्या वो इस प्रॉब्लम से, मतलब इस डिसीजन मेकिंग से खुश है या नहीं, मतलब उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई है परमानेंटली या नहीं, ठीक है। अगर हुई है तो अच्छी बात है और अगर नहीं हुई है तो फिर यानी कि अपील। इफ द एम्प्लॉय इज नॉट सेटिस्फाइड द केस गोज टू द हायर अथॉरिटीज, मतलब फिर जो केस है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कंप्लेंट है वो हायर अथॉरिटीज के पास जाएगी, ठीक है। तो ये आपके कुछ 7 स्टेप्स से बहुत इजी से थे, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आप इसको कहानी के फॉर्म में लर्न कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, मतलब इंडस्ट्री में डिस्प्यूट्स होते ही क्यों हैं। पहला आपका है वेज इशूज, ठीक है, यानी कि अगर एम्प्लॉयज़ को या फिर वर्कर्स को लो वेजेस मिल रहा है, अनइक्वल पे मिल रहा है या फिर पेमेंट मिलने में डिले हो रहा है तो डिस्प्यूट्स हो सकता है। वर्किंग कंडीशन, जिस वर्किंग कंडीशन में आप काम कर रहे हो वहाँ पर वो सही नहीं है, मतलब अनसेफ है या फिर लॉन्ग वर्किंग आवर्स है या फिर कोई फैसिलिटी नहीं दी गई है तो भी डिस्प्यूट होगा। मैनेजेरियल इश्यूज़, जहाँ पर आपका जो सुपरवाइजर है वो बहुत गंदे से आपसे बात करता है, अनफेयर ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करता है, डिसिप्लिन्ड नहीं है तो फिर वहाँ पर डिस्प्यूट होगा। जॉब सिक्योरिटी इश्यूज़, जहाँ पर आपको हमेशा ये डर लगा रहेगा कि कभी भी हमको निकाल सकते हैं, कभी भी अपना पूरा प्रोडक्शन यूनिट बंद कर सकते हैं, तो वहाँ पर होगा डिस्प्यूट। बोनस एंड बेनिफिट्स, जहाँ पर आपको कभी भी या तो बोनस नहीं मिलता, इंसेंटिव नहीं मिलता, पीएफ नहीं मिलता, लीव नहीं मिलता या फिर देने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पर हो सकता है डिस्प्यूट। यूनियन मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे मान लीजिए राइवलरी हो गई यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में, कई सारे डिसएग्रीमेंट्स देखने को मिलते हैं तो इसके बेसिस पे डिस्प्यूट देखने को मिल सकता है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कई बार होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या फिर जो ग्रीवेंस होता है उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया जाता है, मतलब जो भी आप कंप्लेंट करते हो उसको रिजॉल्व नहीं किया जाता है तो वहाँ पर डिस्प्यूट हो जाएगा। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कई बार ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशन में जब नई मशीन्स आ जाती है तो वो रिप्लेस कर देती है 3 से 4 लेबर्स को या फिर वर्कर्स को या एम्प्लॉयज़ को, तो फिर वहाँ पर भी कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है या फिर डिस्प्यूट हो सकता है, ठीक है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्फ्लुएंस करती हैं यूनियन एक्टिविटीज़ को, जिसके वजह से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी हिंडर हो जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो ये कुछ कॉजेज हैं आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, अब इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को आप प्रिवेंट कैसे करोगे, ठीक है। तो पहला हो जाएगा आपका फेयर वेजेस, ठीक है, आप मतलब
सही वेजेस प्रोवाइड करोगे, जिसको जितना वेज प्रोवाइड करना चाहिए, चाहे उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर आपने डिसाइड किया था। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा ग्रीवेंस रिड्रेसल, मतलब कंप्लेंट्स, जो भी अगर कोई इंप्लॉय आपसे कुछ कंप्लेंट कर रहा है, कुछ भी ग्रीवेंस आपके सामने रख रहा है, तो आपको प्रॉपरली रिजॉल्व करना चाहिए। फिर ओपन कम्युनिकेशन, सभी के साथ ओपनली कम्युनिकेट करना चाहिए। साथ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इंट्रोवर्ट होते हैं, तो वो ओपनली अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर पाते, ठीक है। तो ओपन कम्युनिकेशन रहेगा तो शायद वो भी अपनी चीज़ें शेयर करें। स्ट्रॉन्ग एचआर पॉलिसीज, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज आप फ्रेम करोगे, वो चाहे आपका अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड हो या फिर अथॉरिटी से रिलेटेड हो, बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर की होनी चाहिए और हमेशा वो एम्प्लॉयज़ के फेवर में होनी चाहिए। रेगुलर मीटिंग विथ यूनियंस, आपको रेगुलर मीटिंग करनी चाहिए यूनियंस के साथ, सो दैट अगर उनकी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप उनको टाइम टू टाइम रिजॉल्व करते रहो, ठीक है। अब जितने भी इंडस्ट्री में डिस्प्यूट्स होते हैं, आप उनको सेटल कैसे करोगे, ठीक है। तो सेटल करने के लिए आपके पास कई सारे मेथड्स हैं। पहला हो जाएगा कलेक्टिव बार्गेनिंग, आप सामने वाले पार्टी के साथ यानी कि मैनेजमेंट और वर्कर्स आपस में नेगोशिएट कर ले। कंसिलिएशन, कंसिलिएशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है एक कंसिलिएशन ऑफिसर, वो क्या करता है, दोनों पार्टीज को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मतलब रेडी कर लेता है कि आप ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, आप ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन में क्या होता है, एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, आर्बिट्रेटर के नाम से। वो डिसीजन मेकिंग करता है और ये डिसीजन सभी पार्टीज को यानी कि दोनों पार्टीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसा टाइप का, ठीक है। एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन में क्या होता है, मान लीजिए कोई बड़ा डिस्प्यूट है तो उसको या तो लेबर कोर्ट में या तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में या फिर नेशनल ट्रिब्यूनल में ले जाया जाता है, सो दैट एक लीगल जजमेंट प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। मीडिएशन, ये क्या होता है, यहाँ पर एक मीडिएटर होता है, मतलब इनफॉर्मल हेल्पर होता है, जो कि क्या करता है, दोनों पार्टीज को साथ में लाने की कोशिश करता है और सेटलमेंट कराने की कोशिश करता है। वॉलंटरी नेगोशिएशन, इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयर होते हैं और यूनियंस होते हैं, ये सब सारी चीज़ें अपने में ही सॉल्व कर लेते हैं, किसी आउटसाइडर की हेल्प नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वन शॉट कंप्लीट होता है। आई होप कि आप सभी ने नोट्स अच्छे से बना लिए होंगे एंड अपने एग्जाम में अपना बेस्ट देंगे। आप सभी अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए और खूब सारा पानी पीजिए। थैंक यू सो मच।